साथियों नमस्कार, जय श्री राम, हर हर महादेव। जो भी साथी इसको लाइव देख रहे हैं अभी यहाँ पे जुड़े हुए हैं, क्योंकि मैंने देखा था लाइव के शुरू होने से पहले बहुत सारे साथी ऑलरेडी यूट्यूब चैनल पे कमेंट्स कर रहे थे। हमारे साथ में हमेशा की तरह बीकानेर से धर्मेंद्र भाई जुड़े हुए हैं, धर्मेंद्र सारस्वत जी, रमा सिंह जी, भारती उपाध्याय जी, डीजे प्रशांत, प्रवीण हरदियाल, गीता राठौड़ जी, सभी को हर हर महादेव। सऊदी से कविंद्र पंचाल भाई, राम कुमार भाई, एक कमेंट के माध्यम से इशारा दे दीजिए। आशीष अग्रवाल भाई इंदौर से जुड़े हुए हैं, साहिल बजाज भाई, हर्ष शर्मा जी, कि आपको ऑडियो और वीडियो पूरा क्लियर मिल रहा है। विषय गंभीर है। और उदय मिश्रा भाई जी, सभी को प्रणाम है, हर हर महादेव। एक कमेंट के माध्यम से बताइए कि आपको ऑडियो वीडियो क्लियर है। ठीक है, धर्मेंद्र भाई ने इशारा दे दिया, ओके है। ये आपकी स्क्रीन पे देखिए और इसको शेयर कर दीजिए। आज का विषय जिसके बारे में सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा चर्चा होती है, मेन स्ट्रीम मीडिया ने भी आजकल बोलना शुरू कर दिया, लव जिहाद, जिसको लोगों ने शुरू में सिरे से नकार दिया था कि ऐसी कोई चीज ही नहीं होती है। लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि हां, ऐसी चीज होती है। अभी आपकी स्क्रीन पे सिर्फ हम ये झलक दिखा रहे हैं। अभी हमने बहन के माइक को एक बार म्यूट किया है। मैं थोड़ी सी भूमिका बांधता हूं इनके मुंह से, और हम सभी साथी इनको अनामिका के नाम से बोलेंगे। हमारी मौलिक जिम्मेदारी है, जो हमारी जिम्मेदारी है उसका पूरा निर्वहन करते हुए इनका नाम अनामिका होगा, और इनसे हम बात करेंगे बस कुछ ही क्षणों में। लेकिन उससे पहले मैं स्क्रीन पे बड़े ही आदर भाव से सप्रेम निमंत्रण देता हूं मेरे बड़े भाई, सुदर्शन वाहिनी के संस्थापक अध्यक्ष, जो जमीनी स्तर पे इस पे बहुत ज्यादा एक्टिव रहते हैं। ऐसे सभी विषयों पे आप लोग जानते हैं उनको, आप लोग बहुत अच्छे से परिचित हैं। साइबर सिपाही मिशन को आपके भाई शुभम मंगला को उनका बहुत प्यार आशीर्वाद हमेशा मिलता है, साथ मिलता है। और वो तो उनका बड़प्पन है, हमेशा कहते हैं कि भैया मैंने 2015 में वीडियो देखा था, मेरा दिल किया कि मैं कभी साइबर सिपाही से जुड़ूं, मिलूं। ये हर बड़े आदमी का बड़प्पन होता है। लेकिन मैं जानता हूं जमीन पे वो जितना काम करते हैं, जिन परिस्थितियों में करते हैं, निजी जिंदगी में जितना त्याग तपस्या करके काम करते हैं, उसी श्रृंखला में इस बहन के केस को तकरीबन 15-20 दिन पहले मेरे को बताया था। मैं स्क्रीन पर निमंत्रण देता हूं मेरे बड़े भाई। सभी को हर हर महादेव, जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय। और साइबर सिपाही के सभी योद्धाओं को, देखने वालों को भी और साइबर सिपाही को चलाने वालों को भी बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, धन्यवाद, चरण वंदन। और सभी से जुड़ते साथ एक निवेदन करूंगा कि अपने ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों को इसके फेसबुक पेज पर लाइक करवाएं और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर दें, क्योंकि आज तक के इतिहास में किसी भी चैनल पर ये चीज़ नहीं दिखाई गई होगी जो आज दिखाई गई है। अखबारों के माध्यम से सुना होगा आपने, वैसे नॉर्मल काल्पनिक वीडियो देखा होगा, लेकिन साक्षात आज आप लोग खुद एक ऐसी कहानी को देखेंगे जो बिल्कुल घटित हुई है। सुनने में थोड़ा लगेगा कि ये एक बिल्कुल आसान चीज़ है, लेकिन जब जो इस चीज़ को, जो इस पीड़ा को सहता है, जो इस चीज़ को भुगतता है, जो इसका पीड़ित होता है, उससे ज़्यादा उस परिस्थिति को कोई भी नहीं समझ सकता। और आपको एक छोटे से कनस्तर के डब्बे में चूहा बंद करा होगा आपने, वहाँ देख सकते हो उसकी क्या छटपटाहट होती है। और एक लड़की गलतियाँ, क्योंकि पहली बात मैं क्लियर कर दूं, हमारे समाज में आज भी एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा, घर वापसी पे हमें उतना ही विश्वास है जितना परमात्मा के साक्ष्य होने का है। तो हम जितने भी सनातनी हैं घर वापसी पे पूरा विश्वास करते हैं, इस बात को मैं बोलना चाहूँगा। और हमारी बहनों से, हमारी बेटियों से, हमारे मित्रों से गलती हो जाती है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपने शरीर के, अगर हमारे शरीर का कोई अंग थोड़े दिन के लिए दिक्कत देने लग जाता है, उसे काट के नहीं फेंका जाता, उसे एक मौका दिया जाता है ठीक करने के लिए। तो उसी प्रचलन को चलाते हुए, सनातन धर्म की इस ध्वजा को लहराते हुए हमने इसका प्रयास किया है कि कोई बहन हमारी या बेटी हमारी या हमारी मित्र हो, अगर वो कहीं पर भटक कर गलत रास्ते पर चली गई है किसी भी कारणवश, तो हमें उसको, अगर वो मौका मांगती है तो हमें उसको मौका देना चाहिए। जितनी क्षमता हो उतना तो जरूर साथ दें दोस्तों, बाकी तो राम मालिक है जी। बहुत सही बात आपने कही कि जितना हमारा सामर्थ्य है हम उसके हिसाब से पूरा काम करें, विनोद भाई। और मेरे ख्याल से इको इसलिए हो रहा है, शायद हम दोनों के माइक में जब आपका माइक ऑन होता है, आपको बिल्कुल सही आ रही है, मेरे को रिवर्ब मार रहा है। आपका माइक ऑन होते ही मेरे को साउंड आ रही है। ठीक। तो मैं एक मिनट के लिए जब बोलता हूँ तो मैं आपका म्यूट कर देता हूँ जी। तो मैं ये कह रहा था साथियों कि देखिए, ये हमारी बहन अनामिका आज हमारे साथ यहाँ पे हैं।
कुछ जिम्मेदारियां हैं। सबसे पहले तो देखो प्लीज यार, अभी ये देखो मत करो यार, प्रशांत भाई क्यों कर रहे हो। और मैं तकनीकी रूप से जो आज का इसका संचालन कर रहे हैं, चंदन भाई प्लीज आप वो पट्टी ऑन कर दो स्क्रीन पे, ज्वाइनिंग वाली। और मैं निवेदन करता हूं हाथ जोड़ के, यार हम लव जिहाद का केस डिस्कस कर रहे हैं और आप लोग नंबर जिहाद मत फैलाओ। जुड़ने की एक ही प्रक्रिया है, cybersipahi@gmail.com। उसके ऊपर आप ईमेल कीजिए, पूरी प्रक्रिया टीम बताएगी, आप जुड़ जाइएगा। इसको शेयर कर दीजिए। बहुत जल्दी जल्दी कुछ गंभीर बातें बताता हूं मेरे साथियों, उनको सुन लीजिए, समझ लीजिए, फिर हम बहन से पूरी बात सुनेंगे। और मैं आपको दावे से कहता हूं, आपके कदमों तले जमीन निकल जाएगी। ऐसी विभत्स सच्चाई जब आप सुनोगे ना, आप लोगों ने कल्पना नहीं की होगी। आप लोगों ने अखबारों की कतरनों में सिर्फ वो खबरें पढ़ी हैं, आज इन बहन के मुंह से सुनना। पहली बात, बहन को अनामिका बहन के नाम से हम लोग संबोधित करेंगे। दूसरी बात, बहन की लोकेशन कहां है, ये किस जगह है, अभी किस शहर में है, जो भी चीजें हैं कृपया, हम पैनल में जितने लोग हैं हम तो सब जानते ही हैं, है ना, हम कुछ नहीं बोलेंगे। हम तीनों चारों लोग, जो और लोग भी जुड़ेंगे और हमारे साथी भी, इस बात को लेकर के कहीं इस पे कोई जोर ना दें, क्योंकि सुरक्षा बहुत बड़ी चीज होती है। साइबर सिपाहियों, सुदर्शन वाहिनियों, एक एक बहन के पीछे जितनी जितनी मेहनत है, आपने अतीत में भी देखा होगा कितनी बहनों का पुनर्वास करवाया, उनके लिए योग्य वर ढूंढ के उनका पुनर्विवाह करवाया, उनको हिंदू धर्म में वापस लेकर के आए। ग्राउंड पे बहुत सारे काम होते हैं जो हम कैमरे के सामने कभी नहीं बोलते, ना हम चाहते ना हम पसंद करते। आज इस बहन ने बहुत हमसे निवेदन किया, विनती किया, बोले बहन का आदेश था कि भैया मैं अपनी गाथा अपने मुंह से दुनिया के सामने बोलना चाहती हूं। मेरे पे जो अन्याय हुआ, मैं वो अन्याय की लिए आवाज उठाना चाहती हूं, मैं न्याय मांगती हूं। क्या आपका पटल, क्या सुदर्शन वाहिनी, साइबर सिपाही, आपके सोशल मीडिया के योद्धा मेरी आवाज को बुलंद कर सकते हैं, मेरी बात को घर घर तक फैला सकते हैं, मेरी आप बीती सुनने के बाद दुनिया में वो जागृति ला सकते हैं, तो हम आज कैमरे पे इसको लाइव लेकर के आए हैं। अन्यथा ये सारी बातें, ईश्वर गवाह है विनोद भाई, कितने दर्जनों के पिछले कुछ महीनों में आपने तो कितने पुनर्विवाह कराए हैं, अपना घर बार सब दांव पे लगा के। आपको जब माइक ऑन करना हो विनोद भाई आप ऑन कर सकते हैं, विनोद भाई आप ऑन कर सकते हैं, मैं अपना म्यूट। देखिए मैं बताता हूँ आपको, लगातार हम इस विषय पर काम करते रहे, क्योंकि मैं बताता हूँ, मैं किसी को भी वो नहीं बोलना चाहता। मैं बोलना चाहूँगा जितना हमारे लिए, समाज के लिए आज की डेट में गौरक्षा है, उतना ही हमारे लिए आज की डेट में एक लव जिहाद का मामला है, सबसे ज़्यादा खतरनाक है। क्योंकि अगर हमें गाय को बचाना है, हमें राष्ट्र को बचाना है, तो सबसे पहले शुभम भाई हमारा जिंदा होना, जीवित होना बहुत जरूरी है। और जब हम ही जीवित नहीं बचेंगे तो गाय रक्षा कौन करेगा और राष्ट्रीय रक्षा कौन करेगा। कुछ लोग बोलते हैं, उस बात को मैं उनकी भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता, लेकिन जो सत्य है वो सत्य बोलने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखिए ऐसा है, अभी कुछ समय के अंदर काफ़ी सारे केस आए लव जिहाद के, और हमने उन्हें जहाँ तक है हमारी कोशिश भी, देखिए हमारे पास इतना धन नहीं है कि हम इनको कहीं अच्छी जगह रखवा दें या इनका जीवन यापन कर सकें, लेकिन हमारा सिर्फ इतना उद्देश्य है कि किसी न किसी की आवाज़ ऐसी पहुंचा दी जाए जिससे कि और भी हमारी जो बहन बेटियां हैं वो इस मकड़ जाल से बच जाएं, ठीक है। और ऐसे ही प्रियंका जी है, ओ अनामिका जी सॉरी, हमारी एक बहन थी जो प्रियंका थी 21 साल की, उसे अभी हमने आपके सामने कुछ दिन पहले बताया था आपको। तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि अब अनामिका जी जो हैं वो बताएंगी अपने बारे में, और सारा ये खुद बताएंगी। मैं बताऊंगा तो थोड़ा ऐसा लगेगा कि नाटक रूपांतर होगा या ऐसा कुछ। और शायद आपको तो पता ही है, साइबर सिपाही इस मामले में थोड़ा लोग इसको अलग अलग तरीके से लेते हैं, क्योंकि आज तक साइबर सिपाही एक ऐसा चैनल है जिसने कभी भी कंप्रोमाइज़ नहीं किया है। तो मैं ये चाहता था, और एक बात और बोलूँगा, इस लिंक को उठाकर ज़्यादा से ज़्यादा अपने पेज पर लाइक और लाइव करवा दीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी बहन बेटी, और बहन बेटियां तो चलो एक फिर भी एज वाला फैक्टर हो सकता है, लेकिन यार दोस्तों, मेरे भाइयों, आजकल की डेट में महिलाएं भी इस चक्कर में बहुत फंस रही हैं और दो दो तीन तीन बच्चों के साथ भाग जाती हैं। अब बाकी तो आप बताएंगे अनामिका जी कि पूरा वाक्य आप इनको बताइए और इनसे आप समझाइएगा कि क्या क्या आपके साथ हुआ, और एक मैसेज जरूर दीजिएगा बाद में। और मैं अनामिका बहन से निवेदन करूंगा इस मामले में अपना पक्ष रखें और पूरा केस बताएं। उससे पहले साथियों मैं बताना चाहता हूं, कल मेरे पास में सुबह तकरीबन 11-12 बजे जब फोन आया, और हमारे हिंदू आश्रम मुंबई के यति जितेंद्रानंद स्वामी जी महाराज, उन्होंने फोन करके बोला कि शुभम, कहीं लोकेशन का नाम लेके, उस लोकेशन पे ये बच्ची है, मैं चाहता हूं कि साइबर सिपाही, क्योंकि वहां पे एक्सेसिबल है, और आप लोग आपस में मिलकर के इनकी बात को उठाइए। तो हमारे जितेंद्रानंद स्वामी जी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं।
मैं बड़े विनम्र भाव से स्वामी जी को स्क्रीन पे निमंत्रण देता हूं। स्वामी जी, स्वामी जी नमस्कार, हर हर महादेव, जय श्री राम। हर हर महादेव, जय श्री राम जी। जी जी स्वामी जी, आपका अब तो बहुत बहुत चरण स्पर्श गुरुदेव, चरण स्पर्श जी। बहुत खुश रहिए जी। मैं ये बात कहना चाहता हूं बड़ी जिम्मेदारी से कि मैं हमेशा बोलता हूं कि हम लोगों ने वो इतिहास सुना है कि मतलब कि मुगल सल्तनत में भारत की औरंगजेब का दौर उठा, जबरन धर्म बदलने का चारों ओर से शोर उठा, अफगान खान नाम का जालिम कश्मीर का सूबेदार हुआ, केसर की क्यारी में तब घनघोर हाहाकार हुआ, आदमखोर दरिंदे थे हर चौराहे हर चौक पर, दुधमुहे बच्चे रखे जाते थे उनके भालों की नोक पर, तब कश्मीरी पंडित आए गुरु तेग बहादुर जी के पास, टूटे हारे लोगों के दिल में था अंतिम विश्वास, गुरु महाराज जी अब कोई करिश्मा रचा सकते हैं, औरंगजेब से हिंदुओं को सिर्फ गुरु जी बचा सकते हैं। हाथ जोड़े रोते रोते बोले अपनी दास्तान, केसरिया माटी को खून से लाल कर रहा अफगान खान, जहां से हम पानी पीते हैं। आगे पूरी कविता अगर आपने सुनी हो तो इसको, और ना सुनी हो यूट्यूब पे देखिएगा। लेकिन क्या कहना चाहता हूं, हमने 400 वर्ष पहले गुरु तेग बहादुर जी का वो दौर नहीं देखा, किससे कहानियां सुनी है कि कश्मीरी पंडित जान बचाने गुरु जी के पास आए थे। आज हमारी कोई भी हिंदू बहन धरती के किसी कोने पे जब पीड़ित होती है, लव जिहाद का शिकार होती है, तो वो सबसे पहले अपनी निगाह मोड़ती है, तो कहां मोड़ती है? हिंदू आश्रम मुंबई या मां डासना वाली की तरफ, क्योंकि उन्हें पता है ये वो शरण स्थली है जो हिंदुओं को इंसाफ दिलाएगी, हिंदुओं के लिए न्याय के लिए लड़ेगी। तो ऐसे हमारे पिता तुल्य कहे, बड़े भाई तुल्य कहे स्वामी जी होते हैं। स्वामी जी, मैं आपके चरणों में वंदन करता हूं, आप साथ में जुड़े रहिए। हम सबसे पहले बिना कोई वक्त जाया किए अब बहन से बात करना चाहेंगे। उससे पहले स्क्रीन पे ये चिट्ठी मैं मोटा मोटा दिखाना चाहता हूं। ये पूरी चिट्ठी है जो कि गई हुई है, ये बहन बताएंगे इसके बारे में। पीएमओ को, विमेन कमीशन में, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, आईजीपी कश्मीर को, प्राइम प्रधानमंत्री कार्यालय में, ये सारी चीजें हैं। मैंने इसको थोड़ा ब्लर जानबूझ के किया है क्योंकि देखो मर्यादा में रहना है, थोड़ा दिखाना है, थोड़ा छुपाना है, बहन की सुरक्षा की बात है। बिना कोई वक्त जाया किए अनामिका जी, मैं आपसे निवेदन करूंगा आप अपनी वक्तव्य रखना शुरू करें जो आपके साथ हुआ, और यकीन दिलाते हैं हिंदू आश्रम के आशीर्वाद से साइबर सिपाही की पूरी टीम, सुदर्शन वाहिनी की पूरी टीम आपके साथ है, अंत तक साथ है। अनामिका बहन, स्वागत है आपका। नमस्कार आचार्य जी, हिंदू आश्रम, और शुभम जी आपको भी मेरा बहुत बहुत नमस्कार, विनोद आजाद जी को भी मेरा नमस्कार। आप लोगों ने मेरी इतनी हेल्प की कि मैं अपनी आवाज आगे उठा सकती हूँ आपके माध्यम से। मेरा नाम अनामिका है, जैसे आपने पहले ही बता दिया है इस बारे में। मैं एक अनाथ लड़की हूँ, मेरे माता पिता बचपन से नहीं थे और मुझे आज तक ये भी नहीं पता चला कि मेरे माता पिता हैं कौन। मुझे बचपन में ही पैदा करके छोड़ दिया गया था। तो जो भी सरकार की व्यवस्थाएं रहती हैं, बालिका अनाथ आश्रम, इस तरह के संस्थाओं से मेरी कुछ दिनों तक परवरिश हुई है। इसके बाद वहां के जो भी प्रोटोकॉल थे, जो सिस्टम था, जो वहां का था, उसके हिसाब से मेरी परवरिश आगे होती गई। लेकिन एक समय, एक दौर आया जब अच्छे लोग भी टकराते हैं और अच्छे पैसे वाले लोगों ने मेरी पढ़ाई में मदद की, जिसकी वजह से मैं पढ़ाई भी कर पाई। और मैं भी मॉडर्न सोच रखती थी क्योंकि मैंने भी पीएचडी की थी, तो मैं भी उन्हीं लोगों में से थी कि नहीं, हिंदू मुस्लिम कुछ नहीं होता, मॉडर्न सोच रखती थी। क्योंकि दिल्ली में भी काफी वक्त बिताया था और अलग अलग जगहों पे नौकरी की, एजुकेशन, तो मुझे लगा कि नहीं, सब कुछ होता है पढ़ा लिखा होना, अच्छा इंसान होना। क्योंकि ये भावना मेरे मन में इसलिए, क्योंकि मेरी जो जरूरतें थी वो ये थी कि मैं कुछ कर पाऊं। इसलिए मैंने बहुत ज्यादा इस टॉपिक पे, हिंदू मुस्लिम लव जिहाद के बारे में कुछ जानती भी नहीं थी कि ये सब कुछ होता भी है। जैसे तैसे कैरियर ठीक हो गया था, रोजी रोटी कमाने लगी थी, खुद के पैरों में खड़ी हो गई थी। और उसके बाद 2014 से ये कहानी शुरू हुई। ये कश्मीरी मुसलमान है जिसका नाम डॉक्टर अरशद आमीन है। ये अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का छात्र रहा है और इसने यहाँ पर गेस्ट फैकल्टी के तौर पे 2 से 2.5 साल इसने नौकरी भी की है। और ये एएमयू का जो प्रोडक्ट है, ये मुझे तब मिला। पहली बात तो उसका मुझे फोन आया, फोन में मैं जानती नहीं थी, ऑफिशियली बिजी रहती थी तो ज्यादा एंटरटेन कर ही नहीं सकती थी किसी को भी। और इसके पास मेरी सारी वो जानकारी थी जो मेरे पास मेरी जानकारियां नहीं थी। मुझे ऐसा लगता है जैसे ये इंसान मुझे काफी टाइम पहले से फॉलो कर रहा था, सिर्फ मुझे ही नहीं पता था कि मैं किसकी निगरानी में हूँ।
और इसका एक रीजन ये भी हो सकता है कि मैं अनाथ लड़की हूँ, मेरे आगे पीछे कोई है नहीं, तो शायद इसने मुझे इसलिए बड़ा सॉफ्ट टारगेट रखा होगा। और ये मैं बता दूं, ये कोई ब्लैंक कॉल नहीं थी, क्योंकि मैं कोई इतनी बड़ी सेलिब्रिटी नहीं हूँ, ना मैं इतनी लोअर क्लास की हूँ कि मेरे नंबर इजिली कहीं पे भी इंटरनेट पे और कहीं भी अवेलेबल हो जाएंगे। और मैं अपना शहर नहीं बता सकती आपको यहाँ पर, मैं जिस शहर पे रहती थी, जॉब करती थी, तो पहले मुझे नॉर्मली लगा, पर उसके बाद उसका मेरा फेसबुक जिसको मैंने फेसबुक आईडी बनाई जरूर थी, लेकिन मैं सालों उसको खोल नहीं पाती थी क्योंकि वक्त नहीं मिलता था, प्राइवेट नौकरी करती थी। तो उसके पास वो सारी डिटेल होना, मेरी कुछ प्राइवेट फोटो होना जो मेरे कॉलेज के जमाने की थी, जो मेरी कॉलेज एलुमनी थी, कॉलेज में जो सेमिनार्स थे वो फोटोग्राफ्स थे उसके पास। क्योंकि ऐसे फोटोग्राफ अगर आप मेरा फेसबुक एड्रेस देखेंगे भी तो कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं ये सब चीज करती ही नहीं हूँ, क्योंकि लड़की हूँ, मेरे माता पिता नहीं है, मुझे दूर का देखना होता है। लेकिन यहाँ पर मेरे से एक चूक ये हो गई कि मैं इसकी मीठी मीठी बातों में आ गई, और ये जब मुझे मिला तब इसका नाम राजा और प्रिंस था। इसके दो नाम थे, एक राजा और एक प्रिंस, जो मुझे पता था। और ठीक है, उसके बाद थोड़ी बहुत बात हो गई, कुछ ऑफिशियली डिस्कशन हो गया, कुछ फॉर कैरियर डिस्कशन हो गया। तो पहले तो जो बातें होती थी वो ऐसी बातें थी कि जो कहना चाहिए प्रोफेशनली बातें होती थी, क्योंकि हम उतना उसको जानते नहीं थे। और हिंदू था, फिर एक दिन ऐसी बातचीत हुई, इसने मेरे बारे में जाना, मैंने इसके बारे में थोड़ा बहुत ही पूछा, ये सब चीजें चलती रही। ये मुझे भी पता नहीं चला कि मैं कब इसकी बातों में आ गई। ये बंदा बात करने में ऐसा है कि शायद ऐसा लगेगा कि जन्म देने वाली माँ गलत सोच सकती है, लेकिन ये गलत नहीं सोच सकता। इसका जो कम्युनिकेशन का स्टाइल था और ये सब चीजें थी। और उसके बाद मुझे 2016 में पता चला कि ये मुस्लिम है। ये भी मुझे नहीं पता चलता कि ये मुस्लिम है, क्योंकि इसका एक रेलवे स्टेशन पे ये किसी से टकराया, तो इसने जो एक मुस्लिम ट्रेंड होता है अस्सलाम वालेकुम, और ये ट्रेंड, तो मैंने कहा कि तुम उसको ऐसा क्यों आंसर कर रहे हो, तुम बोलो ना नमस्कार बोल दो। मतलब वो कहा तो तुम ऐसा कर रहे हो, तो उसने कहा किसी को हर्ट नहीं करना चाहिए, दुख नहीं देना चाहिए। मैंने भी उसको इजीली लिया, चलो ठीक है, होता है कई बार हम किसी को हर्ट ना करें तो वो अच्छी चीज है। लेकिन ये उस दिन मेरे साथ मतलब ये सारी चीजें नहीं, लेकिन उसी दिन मुझे सारा खेल इसका खुल गया जब इसका मुस्लिम स्टाइल में मैंने उसकी कुछ एक्टिविटीज देखी, लाइक नमाज पढ़ना, जो मुझे नहीं पता था ये नमाज पढ़ता है, और इसने मुझे कलमा पढ़ाया 2016 में। और एक चीज ये भी थी कि शायद मैं इसकी बातों में इतना मोटिवेट हो चुकी थी, फिर बाद में धीरे, ये हिंदू था लेकिन ज्यादातर इस्लाम की बातें बताता था। मैं नहीं समझ पाई, मुझे लगा इसका दिल साफ है, ये अच्छा है, इसलिए ये ऐसी चीजें कर रहा है। पर इसने मुझे बातों बातों में ही इतना कन्विंस कर डाला था कि इस्लाम ऐसा है, ऐसा है, इस्लाम में बीवी का ये रोल होता है, हस्बैंड का ये रोल होता है। तो मैं एक्चुअली, एक टाइम आया था जब मैं मानती थी कि इस्लाम वन ऑफ द बेस्ट रिलीजन ऑफ द वर्ल्ड। मतलब इसने मुझे इतना वो कर दिया था इस्लाम में। पर ऐसा नहीं था कि मैं सिर्फ सोचती थी, एक्सेप्टेंस तो कभी नहीं था, क्योंकि वो एक्चुअली मैं तो नॉनवेज खाती नहीं हूँ, तो मैं गाय को तो खा नहीं सकती। परवरिश मेरी हिंदुओं में हुई और शुद्ध शाकाहारी भोजन में हुई, दाल सब्जी में, तो वो नॉनवेज का ट्रेंड तो हो नहीं सकता था। रही बात नमाज, तो मैं वैसे भी आस्था नहीं रखती, क्योंकि जन्म देते वक्त भगवान ने मुझे अपने आप से दूर कर दिया, तो भगवान ने मुझे अपने आप से दूर कर दिया, तो भगवान और इस्लाम के बारे में तो जानते नहीं है, तो सवाल ही नहीं उठता कि उस पर हम कोई आस्था रखेंगे। तो ठीक है, चलता रहा। फिर एक टाइम आया, इसने कहा हम शादी करेंगे, चलता रहा। फिर एक टाइम आया, इसने कहा हम शादी करेंगे। तो इस बात पर एक बार मेरी लड़ाई हुई कि यार तुम मुस्लिम है, तुमने क्यों नहीं बताया? अगर तुम अच्छे होते, प्यार का मसला था तो प्यार तो हो सकता था, प्यार का मसला था तो प्यार तो हो सकता था ना, प्यार कोई वो चीज नहीं है करती, एक्सेप्ट नहीं करती। और ये सारे मेरे पास चैट भी हैं, ये कोई फेक और मैं स्टोरीज नहीं बता रही हूँ, मैंने अपने पूरे डेटा रिकवरी कर लिए हैं, क्योंकि अब मुझे इस केस को आगे बढ़ाना है। और अक्सर ये जब भी मुझे मिला, जहां भी मिला, तो ये उसी हिंदू आईडी से ही मिला। मैं आपको एड्रेस बता दूं, इलाहाबाद का रेलवे स्टेशन के पास एक ज्योति रेस्टोरेंट होटल है, उसके जस्ट सामने एक जीसेल है, वहां पर इसने हिंदू आईडी ही दी थी। और चीजें बस ऐसी चलती रही। फिर 2017 में इसने अपने घर बुलाया, और जब घर बुलाया तो मैं गई इसके घर।
मैंने कहा हाँ बताओ, लेकिन मैं एक्चुअली इससे मैं प्यार से मैं रिश्ता खत्म करना चाहती थी। मैं कोई पुलिस केस और ये करके मैं रिश्ते नहीं खत्म करना चाहती थी, क्योंकि मुझे मालूम था कि अगर मैं इससे पुलिस केस करके रिश्ता खत्म कर सकती हूँ, लेकिन जिंदगी की कोई गारंटी वारंटी फिर नहीं रहेगी, क्योंकि जिस बंदे को सब पता है। लेकिन जब मैं इसके घर गई तो इसके 2 भाई 2 भाभियां मेरे से मिलने आए होटल में। इसने मुझे होटल में स्टे कराया। वहां पर उन लोगों ने इतना अच्छा प्रेजेंटेशन दिया कि मुझे ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं मैं भी भूखी थी परिवार के, क्योंकि माँ बाप नहीं थे। तो मुझे भी एक वो चाहिए था कि जिसको मैं अपना कह सकूं। तो एक वो चीज भी थी कि मुझे लगा अच्छा परिवार है, चलो। फिर इसने एक बात बोली कि तुम्हें मंदिर जाने में कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, तुम नमाज नहीं पढ़ना चाहते मत पढ़ना। मैंने कहा मंदिर तो मैं वैसे भी नहीं जाती हूँ, और रही नमाज की बात तो वो तो हो ही नहीं सकता। ये मेरे एकदम क्लियर चैटिंग है, ये वर्ड्स मेरे पास लिखे रखे हुए हैं। उसके बाद मैंने उसको ये चीज क्लियर करी थी कि शादी के बाद मैं कोई भी मांस मच्छी नहीं खाऊंगी, क्योंकि मैं आज 36 साल की हूँ और अभी 1 साल पहले ही मेरी शादी हुई है ना। 37 साल की हूँ। तो मैंने कहा मैं 36 साल तक मैं शुद्ध शाकाहारी भोजन की हूँ, इवन अंडा भी नहीं खाई। तो ये अंडा वंडा भी मैं नहीं खा पाऊंगी, मैं वही खाऊंगी जो हमारे यहाँ चलता है। तुमको जो खाना है तुम खा सकते हो, लेकिन एक टाइम के बाद तुम्हें कम करना पड़ेगा, और हमारी एक टेबल पे हम बैठ के नहीं खाएंगे, थोड़ा सा डिस्टेंस रहेगा। तो हाँ हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मुझे भी लगा यार ये इंसान कितना अच्छा है, हर चीज पे हाँ बोल देता है। पर मुझे क्या पता ये सिर्फ घड़ियाली आंसू थे जो वो मेरे को दिखा रहा था, ये हकीकत उसकी बिल्कुल नहीं थी। ठीक है, उसके बाद शादी की बात आई। अक्सर हाँ एक चीज, ये बड़ा शातिर इंसान था, ये अब मुझे समझ में आया। ये इसको पैसे जब चाहिए होते थे ये मेरे से कैश लेता था, लेकिन जब मुझे देने की बारी आती थी ये अकाउंट में ट्रांसफर करता था। तो अब ये ऐसा प्रूफ करेगा कि ये मुझे दिया, इसने मेरे से नहीं लिए। और इतना दिमाग मैं नहीं रख पाई, क्योंकि कहीं ना कहीं मैंने एक ही चीज आपको बताई जो मेरी कमजोरी थी, परिवार। तो एक वो चीज थी कि मैं इतना ज्यादा दिमाग नहीं लगा पाई कि यार प्यार है, शादी करना है, ऐसा है, तो यार मैं अब इसके लिए क्या करूंगी, छुपना, थोड़ा सा चालबाजी, ये नहीं था मेरे दिमाग में। लेकिन अब समझ पा रही हूँ कि मामला कैसे आगे बढ़ाना था इसको। ठीक है, उसके बाद शादी भी हो गई। शादी जब था इसने मुझे कश्मीर बुलाया, मैं गई वहां पर, और शादी भी अच्छे से ही हुई, कोई प्रॉब्लम नहीं। टिकट भी इसने ही भेजी थी, इसके भाई का वो है ट्रेवल एजेंट का काम है, तो उन्होंने अपने ही टिकट से मुझे एक टिकट दी, मैं गई। ठीक है, शादी वादी हो गई। एक दिन मैंने शादी के नेक्स्ट डे उसको कहा, मैंने कहा यार शादी में तो सभी लड़कियों को बड़े गिफ्ट मिलते हैं, मुझे क्यों कोई गिफ्ट नहीं मिला तुम्हारी साइड से? क्योंकि मेरे अंदर वो आप एक भूख समझिए या मेरी कमजोरी समझिए, वो था क्योंकि परिवार नहीं था। पहली बार कोई एक ऐसा परिवार मिलता जिससे मेरी आइडेंटिटी होती। मेरी आइडेंटिटी सिर्फ अनामिका थी। अगर आज आप पूछा आपके पिता कौन है, तो मुझे शर्म आती कि मैं क्या कहूँ, कब तक ये सच बोलूं या झूठ बोलूं या कुछ ना बोलूं। तो एक ये लगा कि अब एक आइडेंटिटी मिलेगी, एक माँ बाप मिलेंगे, भाई मिलेगा, बहन मिलेगी, एक ये था। ठीक है, शादी हो गई। उसके बाद उसने कहा क्या पता यार लोगों ने कैश दे दिए। तो मैंने कहा यार वो सब ने कैश दिए, यार मुझे कोई एक अच्छा सा बुके ही भी दे देता यार, मेरे को याद रहता कि मुझे शादी में बुके ही मिला था। नहीं, हमारे में ये नहीं चलता, हमने उसको भी इग्नोर किया। चलो, क्योंकि मेरा इंटेंशन ज्यादा तामझाम में नहीं था, मेरे को तो लाइफ में स्टेबिलिटी चाहिए थी, एक सिक्योरिटी चाहिए थी फॉर फ्यूचर, वैसा हुआ नहीं। उसके बाद धारा 370 जब हटी, इसने अपनी औकात बताना शुरू कर दी। हाँ, मोदी ने ऐसा किया है, मैं मिलिटेंसी ज्वाइन करूंगा। मैं वैसे ही पसीना पसीना हो गई इसका ये सुन के कि मैंने कहा नहीं, ये सब नहीं चलेगा। मैंने कहा तुम मोदी के खिलाफ हो सकते हो, उसकी नीतियों के खिलाफ हो सकते हो, लेकिन तुम मिलिटेंसी ज्वाइन करोगे, मैं कहाँ जाऊंगी? तो मेरे को तो फिर कुछ नहीं मिलेगा, बचपन में भी नहीं मिला, शादी के बाद भी नहीं मिलेगा, हमारी ये बातें होती थी। फिर ठीक है, ये सब रहा। उसके बाद ये 24 अगस्त 2019 को ही, 17 जुलाई को शादी हुई, 24 अगस्त 2019 को मेरे को लेकर के ये कहाँ पहुंच गया? दिल्ली। दिल्ली में पहाड़गंज में एक होटल है कृष्णा प्लाजा, वहां पर हम थे। उसके बाद इसका एक दोस्त, सर ये नाम जरूर आप लोग नोट करेंगे, इनके नाम पे एफआईआर होना बहुत जरूरी है, और इन पर शिकंजा कसा जाएगा तो ना जाने कितने बेगुनाह और बेकसूर लड़कियां जिंदा बच सकती हैं अभी भी। फहीम खान, ये मेरठ यूपी का कहीं का रहने वाला, इसका कंफर्म एड्रेस नहीं पता है मुझे। फहीम खान तो आया होटल में, तो मैंने कहा यार ये होटल में आया, मेरे बेड में कैसे बैठ गया ये? एक्चुअली मैंने जो सीखा था अपने आश्रम से या मेरे संस्कार थे कि मेरे बेड पे गैर इंसान नहीं बैठ सकता, उसके लिए चेयर होगी।
तो उसका बेड पे बैठना थोड़ा सा मुझे लगा, मैंने उसको आंख दिखाया, मैंने कहा ये नहीं चलेगा अरशद, तो वो ये बाहर लेके चला गया। बाहर इनके बीच क्या बात हुई मुझे नहीं पता। वो लड़का कंटिन्यू 3 दिन तक इसको फॉलो किया। ये लोग पूरा दिन एक साथ रहते थे, सुबह से जो निकलते थे 10 बजे से लेकर। अब मैं होटल में दिल्ली में पागलों की तरह पड़ी हूँ। एक चीज थी कि मेरा फोन इन लोगों, मेरा फोन जो था इसी के पास था, क्योंकि मेरे अंदर उतना नहीं था ना कि मुझे इससे खतरा है। मैं तो इस्लाम का मीनिंग जो उसने बताया था, सरेंडर, समर्पण, त्याग, तो मैं तो वो सब कुछ कर चुकी थी। और संस्कार में भी कहीं ना कहीं थे कि शादी एक बार ही होती है, बार बार नहीं होती, वही सब कुछ होता है। अनामिका जी, क्षमा चाहूंगा आपको बीच में इंटरप्ट किया, लेकिन यहाँ पे मैं अपने सभी साथियों की ओर से और जितने दर्शक आपको इस वक्त देख रहे हैं, एक सवाल करना चाहता हूं और दर्शकों के लिए उसका उत्तर जानना बहुत जरूरी है। जैसा आपने अभी बताया कि 17 जुलाई 2019 को आपकी शादी हुई, ये शादी हुई थी या निकाह हुआ था? निकाह हुआ था। निकाह हुआ था। सभी साथी लेकिन निकाहनामा मुझे नहीं दिया गया, निकाहनामा नहीं दिया गया, ना निकाहनामे में मेरे दस्तखत हुए हैं। मैं आ रहा हूं, उस पर भी आऊंगा, लेकिन सभी साथी अभी ये पॉइंट सुने और समझे और लिख लें इसको। यहाँ पे अनामिका जी की शादी नहीं, निकाह हुआ था। दूसरा मेरा प्रश्न आपसे यह है, आपने कहा कि 17 जुलाई को शादी, यानी कि निकाह होने के बाद में आपको 24 अगस्त को ये लेकर के आता है। आपने क्या नाम बताया आपने उसका, जिसने आपको लव जिहाद में फंसाया? शोहर का नाम क्या बताया? डॉक्टर अरशद आमीन। डॉक्टर अरशद आमीन। एक सर बोलना तो नहीं चाहिए, ये गटर लोग कितनी भी डॉक्टरी की पढ़ाई कर ले, लेकिन इनके दिमाग में ना गंदगी ही भरी रहेगी, वो कभी नहीं निकल सकती। जी, मैं आता हूं उस पर भी। तो ये आपको डॉक्टर अरशद अमीन जब 24 अगस्त को दिल्ली लेकर के आया और पहाड़गंज के कृष्णा प्लाजा होटल में रुकवाया, सभी साथी ये जानना चाहते हैं आपसे, क्या ये आप पहली बार उस होटल का चेहरा देख रही थी अरशद अमीन के साथ में, या कृष्णा प्लाजा में वो लगातार बार बार आपको लेकर के आता रहा है? क्योंकि यहाँ पे यस, ये मैं इसलिए पूछ रहा हूं अनामिका जी पूरे क्षमा के साथ, क्योंकि जितने आपने कहा ना और बहनें बच जाएंगी, इनकी ट्रेवल वाले फिक्स होते हैं, इनके होटल वाले फिक्स होते हैं विनोद भाई। ये बहुत सारी कड़ियां हैं, अगर वहां से भी जाके करेंगे ना तो हम बहुत सारी अनामिका बहनों को बचा सकते हैं। ये आपको हमेशा, जहां तक हमारी जानकारी है, ये आपको हमेशा कृष्णा प्लाजा में ही लेके आया है। जी विनोद भाई आप बोलिए। जी मैं एक चीज और बताना चाहूंगी। जी बताइए, जी बताइए। आपने ये जो प्लाजा में होटल है जिसमें पप्पू भाई करके एक लड़का रहता है, पप्पू भाई, वो भी इसका एजेंट है। क्योंकि अगर अरशद के साथ जाओगे तो आपको रूम मिलेगा। जब मैं 17 नवंबर को FIR दर्ज कराने के लिए दिल्ली आई तो मैं उसी होटल गई पप्पू के पास, क्योंकि मेरे पास अब पैसे तो है नहीं, साल भर से बेरोजगार हूँ, जो जमा पूंजी थी सब चली गई। तो जब मैं आई तो उसने मुझे कहा कि उसने मुझे पहले रूम देने के लिए हाँ कहा। तो मैंने कहा ठीक है भैया, आप रूम थोड़ा सा खाली करवा दीजिए, मैं लगेज उतरवाती हूँ। तो जब मैं दिल्ली आई यहाँ पर FIR करने, तो 5 मिनट में उसने कहा मैं आपको रूम नहीं दूंगा। उसको मुझे फाइंड कर लिया कि मैं फलाने के साथ आई थी। उसने मुझे फाइंड किया और उसने मुझे तत्काल कहा कि मैं आपको रूम नहीं दूंगा, जबकि उस वक्त मैं अकेले आई थी और अरशद आमीन के खिलाफ FIR दर्ज करवाने दिल्ली में आई थी। तो फिर उसने नहीं दिया मुझे। जी विनोद भाई कुछ कह रहे थे, आप बोलिए विनोद भाई, आप बोलिए विनोद। मैं बताऊं आपको, मैंने पहले भी बताया था कि इस विषय पे ना मैं काफी गंभीर रहा हूं और इतने मुद्दे इस चीज पे मैं कर चुका हूं फाइनल। तो मेरे भाई, मैं इसके ऊपर एक स्क्रिप्ट और लिख रहा हूं, जो स्क्रिप्ट इन पे क्या नाम है अनामिका जी पे भी शूट करती है। मैंने इनको वैसे ही बताया था एक दिन, और ये कह रही थी मैंने, आपको कैसे पता ये सब होता है? लेकिन इनको ये नहीं पता, इनके साथ तो पहला है लेकिन हमारे साथ तो पहला नहीं है ना। तो मैं उस पर एक स्क्रिप्ट भी लिख रहा हूँ और इस पे एक बाकायदा नाट्य रूपांतर पूरा एपिसोड होगा 20-22-25 मिनट का। तो उसके लिए भी साइबर सिपाही से मैं चाहूंगा कि आप हमारा सहयोग कीजिएगा, ठीक है? और उस विषय को जरा अनामिका बताएंगी मुझे कि ये चीज जब मैंने बताई थी तो अनामिका क्या शौक रह गई थी कि आपको इन चीजों के बारे में कैसे पता। ये खुद बता सकती है उस बारे में कि जब होटल में गया था तो कैसा कैसा बिहेव होता है, कैसे कैसे कि आप बेड पे सोइए मैं जमीन पे सोऊंगा, कम खाना मंगाना, एक भावनाओं में बहा के ले आना, मतलब उस टाइप का जो हुआ था। बताएंगी अनामिका तो अच्छा रहेगा, क्योंकि मैं तो कई बार बता चुका हूँ अपनी लाइफ में,
लेकिन आप भी बताइए इस चीज को कि जो सच था, क्योंकि सच बताने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपसे पहले भी 3 लड़कियों के साथ ये हुआ था तो उन्होंने भी यही कहानी बताई थी। एक बार आप भी अगर अपने मुंह से बताएंगी तो लोगों को लगेगा कि हाँ ये होता ही है अक्सर। तो बताइए इन लोगों को, ताकि लोग और जागरूक हों। और मैं सभी लोगों से बोलूंगा कि इस वीडियो को ज्यादा शेयर कीजिए, आपकी, आपके पड़ोस की, आपके समाज की बहन बेटियां इससे जागरूक हो सकें। जी जी आपने बिल्कुल सही कहा था विनोद जी। उसने मेरे को यही कहा था, तुम्हारा कोई नहीं है, अगर मैं तुम्हारी देख करूंगा तो मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, अल्लाह मुझे बरकत देगा। मतलब नहाया कि नहीं नहाया, खाया तो खाया, लेट क्यों खाना खाया, तुम ऑफिस में इतना लेट तक क्यों रहती हो, तुम ऑफिस से जल्दी निकलो फटाफट, 7 बजे के अंदर तुम्हें घर में होना चाहिए, सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से। तुम बीमार हो, तुमको पैसे तो नहीं चाहिए। मतलब इतना इतना कंसर्न। मैंने आपसे पहले एक लाइन में कहा कि इनकी नौटंकियां देख के आपको लगेगा कि जन्म देने वाली माँ वो प्यार नहीं दे सकती जो मुझे ये दे सकता था। शायद मैंने भी वही फील किया कि 1-2 बार उसने मुझे गिफ्ट भी भेजे। मतलब बात यहाँ पर कॉस्टली गिफ्ट या हल्के गिफ्ट की नहीं है बात, इसका मतलब ये लोग अच्छे से माहिर होते हैं किसी के मोरल और सेंटिमेंट के साथ खेलने के लिए, एक्सपर्ट होते हैं ये। और मैं आज भी यही कहूंगी आपके माध्यम से, ये ला इलाहा इल्लल्लाह जो 5 बार पढ़ाया जाता है, ये उसी का नतीजा है। उठते बैठते मरते जीते, तो ये उसी का नतीजा है, मैं जो सफर कर रही हूँ। और उसके बाद हाँ मुझे ये होटल लेके आया। उसके बाद इसको शादी के मैरिज सर्टिफिकेट बनाना था, क्योंकि वीजा प्रोसेस के लिए इम्पोर्टेंट था। और उसी समय 1 हफ्ते पहले ही मोदी जी ने एक अच्छा काम किया था कि निकाह नामे को बैन कर दिया था फॉर वीजा प्रोसेसिंग। उन्होंने कहा था कि जो वैलिड रजिस्ट्रार से जो शादी सर्टिफिकेट होता है, मैरिज सर्टिफिकेट, वही अप्लीकेबल होगा। अब ये परेशान हो गया, ये फटफटा गया कि अब मेरा कैसे बनेगा। अच्छा, ये चीजें मुझे पता नहीं थी उतना, क्योंकि मैं इन सब लफड़ों में कभी पड़ी नहीं। तो इसने फटाफट एक एडवोकेट भवनेश 30,000 कोर्ट में बैठता है, नंद नगरी सहादरा एसडीएम ऑफिस में ये बंदा नीतू मैडम के साथ मिलकर, सरिता के साथ मिलकर के फेक मैरिज सर्टिफिकेट बनाता है। 1 नहीं 1000, अगर आपको स्ट्रिंग करना हो तो भी आप कर सकते हैं इसके साथ। इसने 60,000 में 1 घंटे में सर मैरिज सर्टिफिकेट बनाया, 1 घंटे के अंदर। जबकि मुझे तब नहीं पता था, अब ये सारा रिसर्च कर रही हूँ ना तो चीजें मुझे अब क्लियर हो रही हैं। जबकि सिस्टम के हिसाब से ये है कि स्पेशल मैरिज एक्ट कहता है कि 2 अलग धर्म के लोग शादी तो कर सकते हैं, लेकिन वो अपने धर्म को मानेंगे और वो अपने धर्म को, और उसकी प्रॉपर किसी जो लीडिंग पेपर होगा जो उस एरिया का, वहां पे वो विज्ञप्ति आती है, किसी को ऑब्जेक्शन तो नहीं है इस टाइप का। जब कोई प्रॉब्लम नहीं आती तो फिर वो रजिस्ट्रार सर्टिफिकेट इशू करता है। ये प्रोसेस है, ये हमारे ही संविधान में लिखा हुआ है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, हमारा 1 घंटे में मिल गया था। उसके बाद ये मुझे ले जाता है जहाँ पे ये रहता है, अफ्रीका। वहां पे हम शाम को 4 बजे पहुंचते हैं। 7 सितंबर को रात को 4 बजे पहुंचते हैं, शाम को, इवनिंग में। तो अब वहां से कहीं आगे का जो जाने का रास्ता था वो बंद था, एक्चुअली वहाँ थोड़ा सा ट्राइबल एरिया था, तो आगे के लिए ट्रांसपोर्टेशन का प्रॉब्लम था। इसने वहां पर गैर मतलब कहना चाहिए कि भारतीय मूल के लोग नहीं थे, इंडियन लोग नहीं थे वहां पर। इसने जब मेरा रेप कराया उस दिन मैं समझ चुकी थी कि मैं गलत हाथों में लग चुकी हूँ। और उसी दिन उसी वक्त से मैंने जहन में एक बात बैठाई कि किसी भी तरीके से मैं वापस हिंदुस्तान पहुंचूं, किसी भी तरीके से, क्योंकि इंडियन करेंसी जो मेरे पास थी वो मैं यूज नहीं कर सकती थी, पासपोर्ट मेरा इसी के हाथ में था। अच्छा, मुझे पता था कि मेरा फोन वहां जहां पर ये नौकरी करता है वहां पे जाने से चोरी हो गया, लेकिन मेरा फोन चोरी नहीं हुआ था, मेरा फोन चोरी करवाया गया था। उसके भी मेरे पास मेल आए हुए हैं कि क्या हुआ, मैं अनपढ़ लड़की तो नहीं थी, मेरा फोन चोरी हुआ, मैं फटाफट पुलिस में चली गई कि मेरा फोन चोरी हो गया है। और जब मैंने उसको बताया यार मेरा फोन चोरी हो गया, मैंने पुलिस कंप्लेन की, तो इसके जमीन से पैर खिसक गया। अरे ये तो क्या हो गया, उसको लगा नहीं होगा कि इतना कुछ कर पाएगी, क्योंकि नई जगह है, नया एटमॉस्फेयर। अच्छा, उसको मैंने एक चीज मेरी जिंदगी में अच्छी मैंने की थी कि उसको मैंने ये प्रूफ किया था कि मैं सरकारी स्कूल से पढ़ी हूँ, मुझे इंग्लिश नहीं आती। तो उसको ये पता था, और अक्सर वो कन्वर्सेशन इंग्लिश में करता था। जिन चीजों को वो सोचे कि मुझे नहीं पता होना चाहिए, वो इंग्लिश में कन्वर्सेशन होती थी। लेकिन उसको नहीं पता था कि मुझे सब आता है, इतना तो मैं भी अकल रखती हूँ ना, बिना माँ बाप के हूँ, कि मुझे किसको सामने कितनी खुलना है। तो एक वो मुझे मेरे लिए एक फायदे की चीज वो रही, जो गलत फहमी में था कि मुझे इंग्लिश नहीं आती। तो मैं जब ठीक है, उसके बाद फोन ऑन चोरी, इसको मतलब बहुत टेंशन में आ गया ये बंदा।
मैंने कहा यार मुझे दूसरा फोन दिला दो, मैं कम से कम तुम ही से तो बात करूंगी। नहीं, फोन दिलाने से मना कर दिया। बोले तुमको क्या करना है, एक वो छोटा सा बार फोन जो होता है सैमसंग का, उसने वो दिया। बार फोन से मैं क्या चलाऊंगी आज के जमाने में, वो भी जिस गांव में रहता था वहां ना इंटरनेट, मतलब मुझे तो आगे बढ़ने के लिए इंटरनेट ही चाहिए, बड़ा एंड्रॉइड फोन चाहिए। और रिचार्ज भी 10 रुपए का कराता था, वहां का 10 रुपए, हिंदुस्तान का 30 रुपए। अब इंटरनेशनल कॉल 30 रुपए में तो हो नहीं सकती। तो हम किसी को, अब मेरे पास पैसे नहीं होते थे, पैसे देता नहीं था, तो एक ये चीज रही। उसके बाद एक दिन वहां पर कोयले में खाना बनता था। मैंने कभी कोयला नहीं देखा था, कोयला में खाना कैसे बनाते हैं, लेकिन देखिए मैं कोयले खरीदने के लिए गई कि खाना बनाना है मुझको। मैं बाहर निकली तो शॉक्ड हो गए वो लोग मुझे देख के। तो मैंने उनसे पूछा क्या बात है, आप लोग इतना शॉक क्यों है मुझे देख के। ओ सी इज लिविंग देयर विथ हस्बैंड। मैंने कहा यस, मैं इन्हीं के साथ रह रही हूँ। अब वो लोग आपस में कन्वर्सेशन करने लगे तो मैं बीच में टपक गई। मैंने कहा यस ही इज माय हस्बैंड। तो वहां पर किसी ने मुझे बताया कि आपको तो बेचा जा रहा था इरिट्रिया में, मैं आपको नाम भी बता रही हूँ, और जिसके हाथों बेचा जाना था वो है मोहम्मद। तो मैं मतलब समझ ही नहीं पाई कि मुझे अब आगे का क्या करना है, आगे क्या स्टेप लेना है, क्योंकि एकदम से जिससे आप शादी करोगे और पता चलेगा वो बेच रहा है। और अननोन लोगों का अक्सर घर पे आना जाना होता था लड़कों का, जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं थे। एक तो उनके रूप रंग कलर से मैं डर जाती थी, बड़े डेंजरस दिखते थे वो, उनकी हेयर स्टाइल और लैंग्वेज और बहुत सारी चीजें। तो ये रहा। फिर जब मैंने शाम को कहा, मैंने कहा यार तुम मुझे बेचने की कोशिश कर रहे हो, तो उसने कहा कि तुम क्या बात कर रही हो। मैंने कहा अगर मैं गलत कह रही हूँ तो ये लोग ऐसा बोल रहे हैं, चलो इनको बुला के बात कर लेते हैं, क्या प्रॉब्लम है, और अगर ऐसा नहीं है तो इनको तो मैं बताती हूँ। उसने कहा तुम दूसरे देश में आके लड़ाई करोगी क्या, तुम जहाँ रहती हो वहां की तुम गुंडा हो, मैं मानता हूँ, लेकिन यहाँ पे नहीं चलेगा तुम्हारा। मैंने कहा यार तुम मुझे इस तरह से र्यूमर फैला रहे हैं, मैं तुम्हारी बीवी हूँ, यहाँ पर ऑलरेडी 70-80 इंडियन ऑलरेडी वहीं पे रहते हैं, सब एक ही कैंपस में रहते थे इंडियंस, तो क्योंकि सब एक ही कॉलेज में पढ़ाते थे। तो ये था, मैंने कहा नहीं। तो बाद में उसने, जब उसको लगा कि अब मैं इसको क्या एक्सक्यूज दूं, क्योंकि मैंने भी बहुत सारे काउंटर क्वेश्चन दाग दिए उसके ऊपर, तो बोला अच्छा अगर मान ले मैं तेरे को बेचूंगा तो तू मेरा क्या कर लेगी। मैंने कहा मैं कुछ नहीं कर सकती, मैं तो तेरे से बदला ले ही नहीं सकती, बस एक ही चीज कर, मुझे तू सही सलामत यहाँ से जाने दे। फिर मैंने उसे एक फेक बात बोली जो पूर्णतः गलत है ये। मैंने उसको कहा तू मुझे हल्के में मत लेना, जब तू दिल्ली में अपने दोस्त के साथ इधर उधर जाता था तो मैंने अपने दोस्तों को पूरी डिटेल दे दी है कि मैं कहाँ हूँ, किसके साथ हूँ, क्या पासपोर्ट नंबर एंड ऑल। तो इमिग्रेशन से सब निकल जाता है, याद रखना तू मुझे अगर मारेगा तो तू लंबे से जाएगा, बस ये तो तू एकदम कान खोल के सुन ले। और तब इसको लगा कि नहीं मैंने किया ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन मैंने ऐसा इसको कहा था उस वक्त पे। तो ये घबरा गया, मेरा पासपोर्ट ही फेंक दिया। मैंने कहा अच्छा ये बताओ तुम मुझे नहीं बेच रहे हो, 7 अक्टूबर को मेरा वीजा जो है खत्म हो रहा है, तो मेरा वीजा भी तुमने आगे नहीं बढ़ाया, रेसिडेंस परमिट भी नहीं बनाया, कल की डेट में तुम्हारे पासपोर्ट में मेरा नाम तो लिखा नहीं है, नई शादी हुई है, कल अगर मुझे कोई उठा के ले गया कि वीजा खत्म होने के बाद भी मैं रह रही हूँ, कोई जासूस हो, कुछ भी किसी भी तरीके का एलिगेशन आ गया, तो मैं तो प्रूफ ही नहीं कर पाऊंगी कि तुम मेरा हस्बैंड है, क्योंकि तेरे पासपोर्ट में मेरा नाम ही नहीं लिखा हुआ है, और मैं यहाँ नौकरी नहीं करती हूँ, मैं तो तुम्हारे साथ आई हूँ आफ्टर मैरिज। तो मुझे बोलता है अच्छा तू इतना तक का दिमाग रखती है। मैंने कहा ये तो कॉमन सेंस की बात है, ये तो 7 अक्टूबर के पहले ही मेरा वीजा रिन्यू होना था, एक्सटेंड हो जाना था, और 9 तारीख को मैं वहां से निकली हूँ एक्स्ट्रा 3 दिन रहने के बाद। तो वहां पर एक रहते थे, इंडियंस थे, उनसे मैंने कहा, तो हालांकि वो लोग मुझे अक्सर पूछते थे आप दिन भर रोती रहती हैं, डिस्टर्ब क्यों रहती हैं, आप इस शादी से खुश नहीं हैं, मतलब बहुत सारी चीजें थी, बोले आपकी नई नई शादी, आपको हंसते हुए रहना चाहिए, इस तरह की बातें थी। मैंने कहा नहीं। फिर मैंने वो ऊपर जो थे मैंने उनके पास गई, मैंने कहा कि सर बस मेरी एक हेल्प कर दो, मुझे लोकल यहाँ पर ये इंडिया क्रॉस करने के लिए जो भी पैसा लगेगा, लोकल घूमने के लिए, लोकल ट्रांसपोर्टेशन के लिए मुझे आप 2-3 हजार बीर दे दो। मैं एक्चुअली वहां की करेंसी को समझ गई थी कि कितने में क्या होता है। फिर उन्होंने मुझे गाइड किया कि आपको ये सब जगह हरामी इंसान पकड़ लेगा यहाँ पे, क्योंकि बहुत बड़ा शहर नहीं था, वो थोड़ा सा ट्राइबल था और सिलेक्टेड लोग थे, सिलेक्टेड चीजें थी वहां। उन्होंने मुझे एक एरिया बताया, बोला आप वहां पे जाओ, वहां पे चुपचाप बैठो 10 मिनट बाद आपको एक बंदा मिलेगा। तो फिर जब वो जो बंदा मिला उसने मेरी ये हेल्प की, उसने अपना फोन दिया,
उसने कहा कि आपको इस फोन से जहां जहां फोन लगाना है, जहां आप संपर्क करना चाहती हैं वहां कर लीजिए। मुझे एक नंबर याद था क्योंकि मेरा फोन ये तो 2 महीने से इसी के पास था, सारे नंबर स्किप आउट थे, तो और फोन भी नहीं था। मैंने उनको फोन किया, भैया मेरे साथ ऐसा ऐसा हो गया है, मुझे बचा लो, मैं हिंदुस्तान वापस आना चाहती हूँ। तब उन्होंने बताया कि तेरे से संपर्क करने के लिए इस आदमी को मैं रोज 2 बार कॉल करता था पर डे, लेकिन ये बंदा फोन नहीं उठाता तो कह देता मैं वो बिजी है, वो नौकरी ज्वाइन कर ली है। तो मैंने कहा मैं कोई नौकरी वोकरी नहीं ज्वाइन की हूँ, अभी मैं बस ऐसे ही रह रही हूँ। मैंने वहां संपर्क किया, मैं वहां से अकेले ही निकली, अपना सामान लेके आई तो एयरपोर्ट में फंस गई। एयरपोर्ट में उसने कहा 3 दिन का आपको, आप एक्स्ट्रा कैसे रुक गई। वहां मेरी हालत खराब हो गई कि अगर मेरे को कोई अंदर कर लेगा तो मैं तो तकलीफ में फंस जाऊंगी, ना तो फोन है, ना कुछ है, ना कुछ है, पैसे उतने हैं नहीं वहां पे। फिर मैंने बड़ा रिक्वेस्ट किया, फिर वही जिनसे मैंने मदद मांगी थी तो उनके जानने वाला था एक एयरपोर्ट में, वो दिल्ली के ही थे, नोएडा के हैं वो, वहां जॉब ही करते हैं वो। तो उन्होंने कहा कि यार जो भी पेनाल्टी वेनाल्टी लगे लेके इसको क्लियर कर दो, लड़की को हिंदुस्तान पहुंचने दो, ये फंस चुकी है। तो उन्होंने मुझे फिर क्लियरेंस करवाई, तो मैं फिर इंडिया आ गई। मतलब कुल मिला के मेरे दोस्तों ने ही मदद की, जानने वालों ने टिकट विकेट बुलाई। जब मैं 9 अगस्त को आती हूँ, सॉरी 9 अक्टूबर को आती हूँ, 11 अक्टूबर को ये आ जाता है। क्यों, इसको पता था ये अब गई है तो कुछ ना कुछ तो करेगी। ये आके मुझे संपर्क नहीं करता, अपने घर जाता है। 1 महीने तक ये रोज फोन करता, मैं बिल्कुल प्रॉपर रिस्पॉन्स करती थी क्योंकि मेरी साइड से कोई गलती थी नहीं। तो फोन नहीं उठाना तो गाली देना, नौटंकी, वही सब। फिर एक दिन उसके भाई का फोन आ गया, बड़े वाले का। बड़ा वाला सबसे बड़ा मास्टरमाइंड है, बड़ा वाला भाई, इसका बाप और वो मौलवी उसका दोस्त, इसमें एक एक से मास्टरमाइंड थे इस खेल में। तो आरिफ भाई का फोन आया। उन्होंने चाहे जो भी किया हो, लेकिन मेरे संस्कार नहीं है कि मैं उन्हें गाली दूं इस प्लेटफॉर्म पे। तो आरिफ जी ने मुझे कॉल किया कि ऐसा ऐसा है। मैंने उनको बोला आपका भाई ये सब करता है, ये सब क्या सही है? तो बोले मैं एक बेटी का बाप हूँ, घर की बात घर में रहे, तुम घर पे आओ, हम बात करेंगे, और ऐसा नहीं चलेगा। तो मैंने कहा बिल्कुल मैं आने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि अगर मैं गलत हूँ तो आप मुझे 10 जूते मार लेना, लेकिन ये जो हुआ है ये मैं बर्दाश्त भी नहीं करूंगी। ये मैंने बिल्कुल चिल्ला के बोला था, बिल्कुल मेरे पास इसकी पूरे एविडेंसेस कि मैंने चिल्ला के उनको बोली बात। तो जब मैं गई तो एयरपोर्ट में इस बंदे ने मेरा फोन छीन लिया, कश्मीर में। इसने एयरपोर्ट में मेरा फोन छीन लिया। 3 तारीख को और 4 तारीख को इन लोगों ने अच्छा खासा मुझे मारा। इसके घर में सिर्फ इसकी माँ ने कुछ नहीं किया, उस माँ को मैं नहीं कहूंगी जो आपराधिक गतिविधियां नहीं की, इसका बाप इसका भाई और इसके दूसरे नंबर वाले भाई की दूसरी बीवी आई है जिसका नाम है अदीना कसन। आसिफ की बीवी है अदीना कसन, उसको बच्चे नहीं हो रहे हैं तो वो चाहता था कि मेरा जो है मैं उसके भाई के साथ एसोसिएट होकर के उसके घर में खुशियां लाऊं। वो पॉसिबल नहीं था, मैं अपने हस्बैंड के लिए थी। आसिफ की बीवी का नाम आपने क्या बताया? अदीना कसन। अदीना कसन। तो ये अदीना नुसरत कौन थी? अदीना नुसरत नाम की एक महिला ने आपको मारा पीटा है, अदीना नुसरत कौन है? आरिफ जो है, जो सरकारी नौकरी में है, आरिफ आमीन, उसकी बीवी का नाम है नुसरत जहां। उसने मारा, उसने कहा कि तेरी हड्डी पसली तोड़ के यहाँ गाड़ देंगे, नहीं तो तू पेपर में साइन कर। रात भर ये स्टोरी चली। आरिफ और आसिफ की बीवी है अदीना, और आसिफ को बच्चे नहीं हो रहे हैं, ये उसकी दूसरी बीवी है। उस महिला अदीना ने भी पहले पति को छोड़ा था क्योंकि उसका किसी के साथ अफेयर था, तो उसके पति ने तलाक दिया। और ये आसिफ ने भी अपनी पहली बीवी को छोड़ा था। तो इनकी भी, तो मैं कोई बच्चा पैदा करने की मशीन वहां पे नहीं गई थी। एक तो ये भी इशू रहा कहीं ना कहीं, इनकी हर प्लानिंग मेरे थ्रू फेल होती गई। उन्होंने सोचा बच्चे पैदा करा लेंगे, बेच देंगे, लेकिन ये चीजें कोलैप्स करती चली गई इनकी। उसके बाद ठीक रहा, उसके बाप ने भी मुझे बड़ी तेरे को गाड़ दूंगा, और मेरी आवाज अगर वहां तक पहुंचे, वो सीआईडी वाले अंकल कौन है, जिन सीआईडी वाले अंकल ने मुझे बोलना नहीं चाहिए, उन्होंने जो किया उस समय, सीआईडी में है और श्रीनगर में है और उनके पड़ोसी हैं ये। उसके बाद इन्होंने 4 तारीख को इतने सारे पेपरों में दस्तखत करवाए, इतने पेपरों में दस्तखत करवाए, मुझे भी नहीं पता, और किस पेपर में क्या लिखा है मुझे कुछ भी नहीं पता। बहुत सारे स्टैम्प पेपरों में भी सिग्नेचर लिया था, ब्लैंक स्टैम्प पेपर थे। उसके बाद ये लोग मुझे कोर्ट लेके गए। कोर्ट में एक बड़ा रजिस्टर था, वो क्या था मुझे नहीं मालूम, उसमें मेरा अंगूठा लगवाया गया, मेरी फोटो ली गई। उसके बाद 5 तारीख को मुझे वहां से भेज दिया गया।
मैं उस दिन वहीं पर FIR करना चाह रही थी, लेकिन ये लोग एयरपोर्ट के बाहर खड़े थे जब तक फ्लाइट उड़ नहीं गई। इनको लगा कि इतनी मूर्ख नहीं है, कुछ तो यहाँ कर सकती है ये। तो इन लोगों ने मेरा वेट किया और ये लोग दिल्ली में कोई अपना सुपरविजन में बैठाए थे, उसके हाथ में फोटो थी जिसने मुझे देख के वेरीफाई किया कि हाँ सी इज रीचिंग द दिल्ली एयरपोर्ट। वो हुआ। उसके बाद अब आप देखिए, जो शादी फर्जी तरीके से रजिस्टर कराई गई थी नंद नगरी सहादरा SDM ऑफिस में, वो शादी 7 तारीख को मेरे बिना गए कैसे कैंसिल हो गई। मुझे मैसेज आया मेरे मोबाइल में आज भी है कि मैरिज नंबर ये कैंसिल हो गया है, रीजन ऑफ द कैंसिल उसमें लिखा है। उसमें ये नहीं लिखा क्यों कैंसिल हुई, कैंसिल हो गई। आज नंद नगरी सहादरा का जो SDM ऑफिस है, वहां पर उनके डेटा में वो शादी का क्रमांक ही नहीं दिख रहा है। क्यों? इसमें भवनेश जो है एडवोकेट, उसका बहुत बड़ा रोल है सर। आप उस पर, वो नीतू मैडम, हाँ भवनेश के अकाउंट में मैंने भी कुछ पैसे ट्रांसफर किए जिसका ट्रांजैक्शन ID और डिटेल मेरे पास है। तो इन लोगों ने ये सब किया, मतलब इनकी जो मूलतः रीजन है कि ये उन्हीं लड़कियों को पकड़ते हैं जो मजबूर होती हैं, और मैं पैसे से मजबूर उतना नहीं थी जितना मैं परिवार से मजबूर थी कि मेरा अपना कोई नहीं था, इसलिए इसने ये सारा खेल किया। और इसमें 3 कश्मीरी दोस्तों ने आके गवाही दी थी। जब मैंने कहा दिल्ली में मेरे दोस्त है, चलो ये शायद मैरिज सर्टिफिकेट में एज ए विटनेस रोल प्ले कर लेंगे, उसने कहा नहीं रहने दो, ये तो मेरा कश्मीरी भाई है आ गया। उसने कश्मीरी लड़कों से ही वो करवाया। और मैं चाह रही हूँ, मैं कुछ लोगों के नाम बताती हूँ, आप उनको मिले। इसमें जेफ्रॉन मिनरल वाटर करके एक बड़ी कंपनी है श्रीनगर में, जेफ्रॉन मिनरल वाटर, उसका जो मालिक है वो, उसका भी रोल है। उसने ही लात मार के मुझे घर से निकलवाया और उसने 2 झापड़ मुझे वहीं पे लगाए थे कोर्ट में ही मारा था बाहर में। मौलवी साहब है, उनको जाडू साहब बोलते हैं। हरी मस्जिद है, TRC करके एक जगह है श्रीनगर में, TRC हरी मस्जिद में रहते हैं। मैंने उनसे कहा कि मुझे निकाहनामा नहीं मिला है, केस आगे बढ़ाने के लिए मैं गई थी फरवरी में उनके पास वापस, कि मुझे कम से कम आप निकाहनामा दे दीजिए, कम से कम कुछ तो आधार बने। क्योंकि उस बंदे ने सर मेरे वो कपड़े जला दिए जिन कपड़ों में मेरी शादी हुई होगी शायद, ताकि वो ये कह सके कि ये तो शादी हुई ही नहीं है, ये तो फोटो एडिटिंग है। मेरा तो सब कुछ, उसने मुझे सी बस छोड़ा था, कोई एविडेंस नहीं, कोई मैरिज फोटो नहीं। लेकिन ये चीजें, कुछ फोटो इसलिए है क्योंकि मैं अपने दोस्तों को शेयर की थी शादी की फोटो, इसलिए ये फोटोग्राफ आ चुकी। ना तो मुझे उसने कहा कि तलाक दे दिए, तलाक दिए हो, कहाँ पे दे दिए हो तलाक? क्या स्टैम्प पेपर में लिखने से तलाक मान लिया जाता है? मेरी कोई मर्जी नहीं थी तलाक की, क्योंकि ये चीजें जो भी थी। उसके बाद मैं इन सब के खिलाफ FIR चाहती हूँ। उसका भाई एहसान, उसकी बहन नुसरत जहां के घर से मेरा निकाह पढ़ाया गया। उसकी बहन का नाम है नुसरत, नहीं नुसरत नहीं नाम है उसका, उसको जीजी बोलते हैं। तबस्सुम है। और हाँ, तबस्सुम है, ये हमारे पास में नोट किया हुआ है। ये कुछ नाम मैं आपको दोबारा बताता हूं, आप ये नाम सुनिएगा। अगर इनमें से किसी के बारे में आप बोलना चूक गई हो तो अब आप बोल सकती हैं, ये प्लेटफॉर्म आपके लिए है। मैं पुनः साइबर सिपाही के सभी योद्धाओं से, जितने लोग इसको देख रहे हैं, फिर से एक निवेदन करूंगा, मेरे भाइयों नंबर मत लिखो, जुड़ना है हमारे साथ, ये स्क्रीन पे डिटेल दिया है, cybersipahi@gmail.com पे मेल करके जुड़ जाइए। अनामिका जी, कुछ नाम मैं आपके सामने लेता हूं, अगर इनमें से किसी की कलाई खुलने से रह गई हो या आपके दिल में जरा सा भी अभी कोई खलिश या कोई दर्द है, इनके प्रति होना भी चाहिए। आप देखिएगा, आपने आरिफ खान के बारे में बोला, आसिफ खान के बारे में बोला, अदीना नुसरत, आमीन है सर, आमीन जी आमीन, अदीना नुसरत, मोहम्मद आमीन, तबस्सुम, एहसान, अदीना कसम और मौलवी वहां का आपने बता दिया, हरी मस्जिद वाला। और श्रीनगर की CID का जो ऑफिसर था उसके बारे में थोड़ा सा और बताइए, CID में कौन से पद पे था वो? मुझे नहीं पता, वो उनका पड़ोसी है ये मुझे कंफर्म है। और उसने कहा कि CID वाले अंकल ने कहा है कि, फिर एक दिन और बात हुई, मैंने कहा तुम लोग जो किए हो किस बेस पे किए हो? तो उसने सोचा कि अब मुझे क्या बोलना है, तो उसने सीधा सीधा बोल दिया कि तू तो पहले से ही शादीशुदा थी, मेरे से शादी की। तो मैंने कहा तुमने 7 साल मेरे साथ समय बिताया, तो आज की डेट में लोगों के यहाँ अगर पराठा बने तो पूरे हिंदुस्तान को पता होता है कि किसी के यहाँ आज पराठा बना है। तो क्या मैं शादीशुदा थी, तो क्या 7 सालों में मेरा पति मुझे नहीं आता? तो इस मतलब ये तो एलिगेशन से सर कुछ भी लगा सकता है वो। और अभी मुझे सुनने को आया मोहल्ले वालों से कि वो कह रहा है कि वो पहले प्रोस्टिट्यूट हुआ करती थी। अरे मैं प्रोस्टिट्यूट क्यों शादी किया?
नहीं करना था ना, मैं इतनी घटिया बेकार लड़की थी तो। और अभी भी सर वो मेरी बहुत सारी फेक फोटो इंटरनेट पे वायरल कर सकता है कंटिन्यूस। उसके पास मेरी बहुत सारी ऐसे एडिटिंग फोटो है, और उसके एक रिलेटिव हैं जो ये फोटो एडिटिंग का काम जानते हैं, शायद उसके मामू हैं। तो मे भी वो कुछ भी कर सकता है सर। तो बस इतना देखिएगा कि मेरी इज्जत रोड पे नीलाम मत हो। निश्चित रहिए बहन, जो हमारे में होगी सामर्थ्य, जितनी भगवान ने हमें शक्ति दिया, आपके साथ में है बिल्कुल। आप दिल ना छोटा करें, जो हुआ देखो। मैं FIR चाहती हूँ, सब ऊपर FIR चाहती हूँ। मेरे पास सिर्फ जॉब नहीं है, 1 साल से मैं जॉब के लिए परेशान हूँ। मेरे तो माँ बाप भी नहीं, जिनसे मैं कह सकूं कि मुझे 1 आध महीने का सहारा दे दो। मेरे से कोई, मैं बहुत गलत इंसान था। और ऐसा नहीं है, ये जो फहीम खान है ना, इसने भी 2 लड़कियों के साथ ऐसा किया, और अरशद आमीन ने टोटल 6 लड़कियों को फंसाया है। एक लड़की से मैं मिल चुकी हूँ, लेकिन वो सामने नहीं आना चाहती, उसको डर लगता है। और मैं चाहूंगी आपके पास वो फोटोग्राफ भी अरशद आमीन की, तो अरशद आमीन की वो फोटो भी आप दुनिया को दिखाइए। ये डॉक्टर है, लेकिन ये इसके दिमाग में सिर्फ गंदगी भरी पड़ी है। और SDM साहब मेरी शादी कैंसिल कैसे कर सकते हैं मेरे बिना परमिशन के? जब मेरे जाने से शादी रजिस्टर हुई तो मेरे जाने से ही शादी खत्म होनी चाहिए थी। किसने हक दे दिया किसी के जाने अनजाने में आप इस तरह से धोखा करो? मतलब सरकारी लोग भी मिले हुए हैं पैसे की लालच में। आज मैंने एक एडवोकेट को वो डिटेल दी मैरिज सर्टिफिकेट का, वो कहता है ये तो फ्रॉड है, मतलब ये तो ट्रैक ही नहीं हो सकता। मतलब कुल मिला के मैं ही गलत हूँ। इसने वीजा करने के लिए एक्सटर्नल अफेयर ऑफ मिनिस्ट्री में भी तो दिया था, वीजा ऑफिस में भी तो इसने शादी का सर्टिफिकेट ही दिया होगा। और सर इसने क्यों तब कैंसिल किया? मुझे 4 तारीख को लात मार के घर से निकालता है, 7 तारीख को शादी कैंसिल करा दी जाती है, क्यों? और भवनेश तो सबसे बड़ा घटिया इंसान है। उसने 60,000 रुपए लिए शादी रजिस्टर करने के, और 1 लाख रुपए लिए शादी कैंसिल करने के। अब वो मुझे कह रहा था बीच में कि तुम, मेरे पास रिकॉर्डिंग है कि अगर तुम मुझे 2 लाख रुपए देती हो तो मैं तुमको शादी का डुप्लीकेट वाला मैं एक प्रिंट निकाल के दे सकता हूँ। इसके जैसे वकीलों का लाइसेंस भी खत्म होना चाहिए। हर जगह पे फ्रॉड हुआ मेरे साथ, बस मैं नहीं समझ पाई, मेरे माँ बाप नहीं थे कि मैं अपनी बात किसी से कह पाती। और अगर सर मेरे हाथ से कोई खून हो जाए, अपराध हो जाए, तो इसके लिए सीधा जवाबदार होगा इसी देश का कानून। क्योंकि मैंने सभी जगहों पर शिकायत की है पिछले 1 सालों से, लेकिन कोई कंप्लेंट रजिस्टर नहीं होती। मेरा 7 लाख का गहना अरशद आमीन ने एक्सिस बैंक में रखा हुआ है, वो मुझे चाहिए। वो मेरी मेहनत की कमाई का बनाया हुआ गोल्ड था। मेरा गहना भी सर मुझको चाहिए जो मेरा था। उन सारे गोल्ड की मेरे पास बिल है कि मैंने कवर कहां से खरीदा था। वो एक्सिस बैंक में मुनावराबाद वाली ब्रांच में रखा था। और सर अगर मेरे हाथ से कोई अपराध हो जाए ना, तो मेरी कोई गलती नहीं होगी। मेरे अंदर बहुत दर्द भरा पड़ा है। मुझे समाज ने बाहर कर दिया है कि तू मुस्लिम बनी। मैं पूरी तरीके से खत्म हो चुकी हूँ। मेरी पहचान अब कुछ भी नहीं है, ना मैं हिंदू बची ना मैं मुस्लिम बची। मेरा सब खत्म हो चुका है, मेरी पहचान चली गई है। और मेरी कोई पुलिस डिपार्टमेंट हेल्प नहीं कर रहा। आप खुद देख रहे हैं मैंने किस किस डेटों को आवेदन किया है, आप देखिए। और तब की डेट और आज के बीच में अगर मैं किसी का खून कर दूंगी, मैं बिल्कुल खुले प्लेटफॉर्म पे बोलती हूँ, मेरे साथ जो होगा मैं उसके लिए तैयार हूँ। मैं हर पल मरती हूँ सर, हर पल मरती हूँ मैं, दिन रात छुप के जिंदगी जीना पसंद कर रही हूँ। लगता है कहीं ऐसी चली जाऊं जहाँ कोई ना मिले, सिर्फ पर्वत पहाड़ हो जो मुझे ना जानते हो। मेरा सब खत्म कर दिया अरशद आमीन के परिवार ने। सबसे बड़ा गुनाहगार उसका बाप भाई मौलवी जफरान कंपनी का मालिक है, और उससे भी बड़ा गुनाहगार तो ये एडवोकेट भवनेश है।
जिसने एक बार भी इंसानियत के नाते नहीं सोचा कि मैं पहले पूछ तो लूं उस लड़की से शादी तू कैंसिल करा रही है कि नहीं। मेरा नंबर दिया गया था रजिस्ट्रेशन में, वो पासवर्ड भी चेंज कर दिया गया, उसका भी मुझे मैसेज आया 7 तारीख को ही। पहले दोपहर में शादी कैंसिल हुई और रात को उसका पासवर्ड बदल दिया गया। उसका बाप एक नंबर का कमीना इंसान है और उसका भाई, क्या मैं बच्चा पैदा करने की मसीद दिखती थी उसको? उसके बीच वाले भाई को बच्चा नहीं हो रहा तो क्या मैं पैदा करके देने के लिए गई थी क्या उस घर में? पता नहीं मेरे माँ बाप कहाँ इस दुनिया में मुझे छोड़ के आराम की जिंदगी जी रहे हैं। तंग आ गई हूँ मैं अपनी जिंदगी से, अब तंग आ चुकी हूँ। एक साल से भटक रही हूँ इंसाफ के लिए सर, 1 साल हो चुके, कोई नहीं सुनता है मेरी बात। आप पानी पीजिए अनामिका, अनामिका जी पानी पीजिए, पानी पीजिए, पानी पीजिए, पानी पी के सेटल हो थोड़ा सा। साथियों, लगातार आपके कमेंट्स बढ़ रहे हैं। मैं कुछ कमेंट्स बोल के बहन का दिल और नहीं दिखाऊंगा। मैं आपकी कुछ बातों से सहमत हूं जो लोग यहाँ कमेंट कर रहे हैं, लेकिन वही बात है जो शुरू में आजाद विनोद भाई ने भी बोली थी कि देखो, आजाद विनोद भाई कुछ कहना चाह रहे हैं। चलो पहले आप बोलो फिर मैं बोलो। आप बोलिए, आप बोलिए आजाद। कुछ लोग यहाँ पर गालियां दे रहे होंगे, कुछ लोग यहाँ बोल रहे होंगे पहले क्यों नहीं, ये सब चीजें होता है। मैंने पहले ही बोला है कि अगर हमारे शरीर का कोई अंग दिक्कत करने लग जाए तो हम उसे काट के नहीं फेंक देते, एक मौका सबको दिया जाता है और हम लोग हमेशा मौका देते हैं। इसीलिए हम लोग सब सनातन के प्रहरी हैं, हम सच्चे राष्ट्रभक्त धर्म भक्त लोग हैं और हमारा फर्ज बनता है कि हम लोग सबको मौका दें। देखिए, मुझे भी किसी ने दिया था संपर्क अनामिका जी का, और जिसने दिया था मैं उनसे मात्र जीवन में एक बार मिला हूं, मात्र एक बार। लेकिन मेरे देखिए, सब लोग जानते हैं मैं भी इतना बड़े लेवल पे नहीं हूं, एक छोटा सा सिपाही हूं सनातन धर्म का, राष्ट्र का। मेरे पास कोई धन दौलत या ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन अगर एक चीज है तो वो है सिर्फ और सिर्फ हिम्मत, ऐसा कुछ करने की। और जितनी मेरी हिम्मत होती है मैं जरूर साथ में खड़ा होने का प्रयास करता हूं, क्योंकि परमपिता परमेश्वर महादेव और योगीराज कृष्ण की पूरी कृपा रही है मेरे पे हमेशा। आज तक कभी भी किसी का दुरुपयोग नहीं किया, किसी की भावनाओं से नहीं खेला, किसी के जो भावनाएं हैं, जो फीलिंग है, उनसे कभी आज तक वो नहीं किया। मेरे संपर्क में कम से कम काफी दिन से ये हैं, लेकिन मैंने कहीं पर भी ये नहीं डाला कि मैं ये कर रहा हूं या वो करेगा। मेरा सबसे कहने का मतलब ये है कि हम लोग एक बहुत ही बड़ी चीज है जिस पर विश्वास रखते हैं, वो है घर वापसी। अगर हमारा अपना परिवार का व्यक्ति कहीं गलत भटक गया है तो अगर वो वापिस आ रहा है, मैं सारे माता पिता बहन भाइयों से सबसे एक अनुरोध करना चाहूंगा आज इस प्लेटफॉर्म से कि वो गलती से चला गया था और अगर वो गलती मानकर वापिस आ रहा है तो उसे गले लगाइए, अपना बच्चा, अपनी बहन, अपनी बेटी समझकर उसे माफ कीजिए, उसके साथ खड़े होइए। नहीं तो ये समाज आपको किस तरीके से, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं आप भी दोषी हैं, क्योंकि अगर आप अपने बच्चे को जन्म लेते साथ या जैसे ही वो समझदार हुआ उस टाइम संस्कार देते, ये चर्चाओं में लाते, लोगों को ये नहीं बताते कि ये अफवाहें हैं, ये ड्रामे हैं, तो शायद आपका बच्चा इन बुरी संगतों में या भटकने से बच सकता था। आपके भी कमी उतनी ही है जितनी इस बच्चे की बड़े होने के बाद भागने में होती है, उतनी कमी आपकी भी होती है कि आप लोग अपने बच्चों को ना तो ये प्रचार में होता है, ना ये संस्कार में होता है, ना ही आप इसको सिलेबस में है कहीं पर, ना इस पर घर की चर्चा होती है, तो इसमें दिक्कतें हैं। तो मेरा यही कहने का मतलब है, अगर कोई वापस आ रहा है घर पे तो उस बेटी का साथ दीजिए, ना कि उसको और ज्यादा वहां से ज्यादा प्रताड़ित करके असम्मानित शब्दों से उसका, क्या बोलूं, आप समझ सकते हैं शुभम भाई।
जी, अगर जी, ये अगर आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, अगर आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हैं साथियों, तो ये केस हमारे पास में 18 अगस्त 2020 से है। ये पूरा केस हमारे पास में 18 अगस्त 2020 से है। आज 16 सितंबर 2020 को हम लाइव आए हैं। एक महीने से ये केस हमारे पास टेबल पे है। हमने बहुत मंथन किया, बहुत चिंतन किया कि इसको आपके सामने किस तरह से रखें, रखे या नहीं रखें, कितनी बातें दुनिया के सामने लेकर के आए। और जो ये चिट्ठियां हैं जो पीएमओ पे गई हुई हैं, राष्ट्रपति महोदय को गई हुई हैं, विमेन कमीशन में गई हैं, आईजीपी कश्मीर को गई हुई हैं, ये 17 नवंबर 2019 से सारी चीजें गई हुई हैं। ये आपकी स्क्रीन पे मैं दिखा सकता हूं, पीएमओ को, राष्ट्रपति महोदय को, सब जगह पे ये बहुत सारी चीजें हैं। मैं फिर रिपीट करता हूं, हमारे को फूक फूक के कदम रखना होता है। बहन हमारी है, जो आजाद विनोद भाई ने कहा, कोस के, गाली देके, मैं मानता हूं जो भी कुछ हुआ गलती हुई है, यहां से भी हुई है। और लेकिन आज अगर हम छोड़ देंगे तो चारा क्या बचेगा? खत्म हो गया ना। घर वापसी हमारे ही घर का है, मान लो हमारे घर का है, मान लो हमारे घर का। एक चीज विनोद भाई, एक चीज जरूर बोलूंगा, एक चीज विनोद भाई बोलता हूँ, बस एक चीज बोलूंगा, एक सेकंड, एक कमेंट ले रहा हूं विनोद भाई, सिर्फ एक कमेंट, क्योंकि वो बड़ा कमेंट स्क्रीन पे है। और अनामिका जी, मैं आपसे इसका एक उत्तर पूछना चाहूंगा, अगर आप कंफर्टेबल हो इसका जवाब देने में। कुछ साथी हैं, एक सवाल आपसे लगातार पूछ रहे हैं, अनामिका जी आप तक मेरी आवाज आ रही है तो, वो सवाल ये पूछा जा रहा है कि शुभम भाई, अनामिका जी से एक सवाल पूछो कि जो ये इतने लंबे समय तक उसके साथ में रही, अरशद अमीन के साथ में फंस करके, इन विगत 4, 5, 6, 7 वर्षों में क्या आपने भी किसी हिंदू लड़की को लव जिहाद का शिकार बनवाने में उनकी मदद की? क्या आपने भी किसी हिंदू लड़की को कन्वर्ट करवाया इस्लाम में? क्या उन्होंने आपका भी इस्तेमाल किया किसी और हिंदू लड़की को कन्वर्ट करवाने में? ये बहुत बड़ा प्रश्न है विनोद भाई, पहले इसका जवाब लेते हैं और उसके बाद हम आपकी बात भी सुनते हैं। अनामिका जी, प्रश्न आप तक क्लियर है तो बताइए, वरना मैं दोबारा पूछता हूं, क्या आपने भी किसी हिंदू लड़की को इस्लाम में कन्वर्ट करवाया है? नहीं। सर, मैंने कहा ना, मेरे से गलती हुई, जो मैं मॉडर्न सोच रखती थी और हिंदू मुसलमान जैसी चीजों पर उतना यकीन नहीं करती थी। नहीं, सवाल यहां दूसरा है। सवाल ये है कि ये जो लव जिहाद का पूरा अगर वो चला रहे हैं एक गैंग, क्या उन्होंने आपको भी औजार बनाया? क्या आपको भी हथियार बनाया? क्या आपने भी कुछ हिंदू लड़कियों को इस्लाम में कन्वर्ट करवाया? हम ये पूछना चाह रहे हैं। जी, मैं आपको 3 चीज बताऊंगी जो मैंने इस बीच में इनके खेल को समझा। एक तो मैंने किसी को बनवाया नहीं, क्योंकि ये नहीं, गलत है। मैंने कभी किसी को कोई धर्म परिवर्तन जैसी चीजों पे नहीं। दूसरा, मैं आपको बताऊं कि इनको ट्रेनिंग दी जाती है सर, इनको ट्रेनिंग दी जाती है वहां पर। जैसे हमारे यहाँ एक संस्कारों में, धर्म में है ना, कि मतलब अगर आप भगवा जैसा रंग पहन रहे हैं तो आप भगवान हनुमान जी का प्रतीत हो जाते हैं। और अगर आपने कुछ ऐसे मतलब नीचे धोती कुर्ता पहन सिंपली पहन लिया है तो वो शिव शंकर का रूप है, काली है मतलब दुर्गा है तो लाल है, ऐसा जो कलर कॉम्बिनेशन है हमारे हिंदूज में जो चलता है। इनमें सर क्या होता है, इसमें एक बड़ी मस्जिद होती है जहां पर कम से कम 100 से 200 लोग एक बार में आ जाते हैं। उनको कैसे, उन्हें सुबह की नमाज अगर आप देखें, सुबह की नमाज में इनको ये सिखाया जाता है कि जो कल हमने टारगेट लिया था कि क्या करना है, उससे हमें रात भर में भूले तो नहीं, भटके तो नहीं, तुमने अपना ट्रैक तो नहीं चेंज कर दिया, मन तो नहीं बदल गया। महिलाओं को बुर्का पहनाने का कारण ये है, बाहर नहीं निकलती। मैंने अंदर तक जाके देखा है कि अगर महिला बुर्का नहीं पहनेगी तो लोगों से बात कर लेगी, जब बात कर लेगी तो इनकी हकीकतें बाहर आ जाएंगी कि ये बच्चा पैदा करने की मशीन है, घर में काम वाली है। कभी भी आप देखेंगे मुस्लिम परिवार में नौकरानी नहीं लगी होती, बाई नहीं होती उनके यहाँ काम करने के लिए, चाहे वो कितना ही पैसे वाला हो। ये आप देखेंगे, कभी उनको कामों में एंगेज किया जाता है ताकि अपना दिमाग ना चला सके। मस्जिद में जो बैठाया जाता है, जैसे लाल वाले कपड़े का टारगेट है आतंक के लिए सामान इकट्ठा करना, हरे वाले का काम है हिंदू लड़कियों को फंसाना, और एक अलग एक कलर कम्युनिटी बैठ गई है जिसका काम है कि खबरी का काम है कि तू अलर्ट रहना, यहाँ ये हो सकता है, तू अलर्ट रहना, यहाँ ये हो सकता है। ये मैंने सुना है सर, तभी मैं इतनी बड़ी बात आपको बता पा रही हूँ इस मंच से। लाल वाले को नहीं पता है कि हरा वाले का काम क्या है।
हरा वाले को नहीं पता है कि उनके बगल में बैठा लाल कपड़े वाले का क्या काम है, और इन दोनों को नहीं पता है कि सफेद कपड़े वाले का क्या काम है। आपस में ये एक दूसरे को नहीं जानते, लेकिन इरादा और मकसद एक है। और इसके लिए इनको मुझे अच्छे से क्लियर नहीं है। अपने साउथ इंडिया में मतलब कुछ एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें अरशद आमीन सुअर की बात होती है, मेरी भाषा है अब ये सुअर की बात होती है, कि इनको वहां से फंडिंग आती है। PFI, मैं कंफर्म हूँ उसको फंडिंग वहां से आती है, 101% मैं कंफर्म हूँ। और इसने एक बार मुझे एक बात कही थी, मैंने ऐसे इसको एक बार गाली दिया था, मैंने सुअर कह दिया था ऐसी मजाक में, तो उसने मेरे पर हाथ उठाया था कि सुअर मत कहना। मैंने कहा क्यों, ये तो गाली नहीं, गाली है और ये कोई बड़ा टास्क तो नहीं है सुअर कह देना, ये तो हंसी मजाक में भी चलता है। तब मैंने कहा क्यों, तो उसने कहा मुझे बोलना नहीं चाहिए लेकिन अब बोलना पड़ेगा ताकि लोग जागरूक तो हो जाए, मैं फंसी तो फंसी, दूसरा ना फंसे। सुअर का मतलब होता है कि वो अपनी जनरेशन को आगे बढ़ाने के लिए मेल फीमेल चेंज होते रहते हैं। जैसे इनमें एक धर्म है ना, बहन के साथ भी, बीवी के साथ भी, माँ के साथ भी, भतीजी के साथ भी, भांजी के साथ भी, इसलिए इनको सुअर कहो तो बुरा लगता है। क्यों? क्योंकि हम इनको रियल नाम से पुकारते हैं, जिस नाम से सुअर, एक बहुत बड़ी रिसर्च में निकला था कि जो सुअर होता है वो अपनी जनरेशन बढ़ाने के लिए अलग अलग मादा सुअरों को इकट्ठा करता है। तो ठीक ये रियल रिसर्च है, ये गूगल में आप करेंगे तो मिल जाएगी। लेकिन मुसलमानों को सुअर करो तो बुरा लगता है क्योंकि ये लोग भी अपनी जनरेशन को बढ़ाने के लिए अलग लड़कियों को हमेशा इस्तेमाल करते हैं। तो मुझे लगता है कि जब भी आप लोग ये करें तो ये मानसिक रूप से बीमार जो मुसलमान कौम है और मानसिक रूप से ये जो बीमार लोग हैं, इनको मानसिक रूप से ना कह के सुअर लोगों का इस्तेमाल करिए, ताकि इनकी थोड़ी तो फितरत बदले कि अब हम इनकी तुलना उस सुअर से करने लगे जो जनरेशन बढ़ाने के लिए अलग अलग लोगों के पास जाती है। और होंगे योगी आदित्यनाथ बहुत बड़े मुख्यमंत्री, मैं भी उनको एक अच्छे मुख्यमंत्री के रूप में देखती थी। लेकिन एक प्रश्न आपसे यहाँ पे अंत में हम ये पूछना चाहेंगे, क्योंकि हमने आपसे 1 घंटे की बात की थी और वो हमने समय क्रॉस कर दिया है। अगर आप कंफर्टेबल हैं तो हम और इसको लाइव खींच सकते हैं, अगर हमें इसको समाप्त करना है तो मैं कुछ छोटे छोटे सवाल आपसे पूछना चाहूंगा। मुझे अपनी मैरिज को लेकर के जो रजिस्ट्रेशन आपका हुआ है नंद नगरी शाहदरा में, करेक्ट? राइट। ये कब हुआ था? तारीख एक बार दोबारा बताइए दर्शकों के लिए, मेरे पास तो लिखी हुई है, एक बार दोबारा बताइए। 31 अगस्त, 30 अगस्त या 31 अगस्त है 2019 में, 30 और 31 में से ही कोई एक डेट है। कैंसिल कब हुई जो आपको डेट मिला वहां से? वो 7 नवंबर को हुआ, 7/11/19 को। हाँ, और इसमें मैं सरिता मैडम का तो बहुत बड़ा हाथ था। मैंने RTE लगाई कि मुझे वो डॉक्यूमेंट मिल जाए जिस वजह से मेरी शादी रजिस्टर हुई थी। तो सरिता मैडम ने कहा आपने जो दिया था वो मिल ही नहीं रहा है। उन्होंने RTE, हमने जो लगाई थी RTE का स्टाम्प पेपर नंबर मेरे पास है, क्योंकि मैं अब समझ गई थी कि मुझे अब आगे क्या कैसे बढ़ना है। तो उन्होंने उस RTE के पेपर को ही घुमा दिया। अब उन्होंने इसलिए घुमा दिया क्योंकि उन्हीं की तो साठगांठ थी, वो देती तो वो भी लपेटे में आती। पर कोई बात नहीं, बहुत सारी चीजों से अगर नंद नगरी वालों को पता चल रहा हो तो भूलेंगे नहीं कि एम्बेसी से आराम से निकल जाता है, एक्सटर्नल अफेयर ऑफ मिनिस्ट्री से निकल जाएगा। और भी मेरे पास बहुत सारे प्रूफ हैं कि मेरी शादी यहाँ पर हुई थी। एक तो ये, दूसरा मैं योगी आदित्यनाथ जी को कहना चाहती हूँ कि योगी आदित्यनाथ जी होंगे बहुत बड़े अपने राज्य के मुख्यमंत्री, मेरी शिकायत उन्होंने नहीं सुनी। मुझे उनसे थोड़ी उम्मीद थी कि अलीगढ़ से मामला शुरू हुआ था और इलाहाबाद में धर्म परिवर्तन हुआ मेरा, तो थोड़ी सी थी उम्मीद कि योगी आदित्यनाथ मेरी बात को सुनेंगे, लेकिन उन्होंने भी मेरी बात को नहीं सुनी। उनकी कार्यालय में फोन लगाओ तो लोग सीधा फोन काट देते हैं, बोलते हैं कि अभी नहीं मिल सकते, जब जन दर्शन होगा। और उनके जन दर्शन में ऐसा है कि अगर मैं दूसरे शहर में रहती हूँ, मैं जाऊं तो योगी आदित्यनाथ विषय देख देख कर बुलाते हैं, तो मेरा जाना भी व्यर्थ होगा अगर वो मुझे समय नहीं देंगे। तो योगी आदित्यनाथ तक भी मेरी बात पहुंच जाए तो वो, मैं उनसे अभी भी उम्मीद है थोड़ी सी कि अगर कर देते FIR रजिस्टर यूपी में। आपकी बात समझ रहे हैं। देखिए यहाँ पे एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा, किसी के पक्ष विपक्ष में बोलने का इसका मेरा औचित्य नहीं है, लेकिन जैसा आपने बोला, आपने कार्यालय में फोन लगाया और कार्यालय के अधिकारियों ने बोला कि करते हैं करवाते हैं। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। मैं साइबर सिपाही का फाउंडर अध्यक्ष हूं, मैं यहाँ पे बैठा हूं, कोई मेरे से बात करने के लिए मान लीजिए संपर्क करता टीम में, और टीम के लेवल पे ही बात खत्म हो गई, मेरे तक बात नहीं आई, और कोई बोले यार शुभम भाई से बात ही नहीं हो रही, शुभम भाई ने हमारी बात ही नहीं सुनी,
या सुदर्शन वाहिनी के आजाद विनोद भाई से संपर्क कर रहे हैं, उनके संज्ञान में मुद्दा ही नहीं है, उनके संज्ञान में केस ही नहीं है, और लोग गालियां देनी शुरू कर दे शुभम मंगला को, आजाद विनोद को, है ना। थोड़ा आप संयम रखो। देखो जो आपके साथ हुआ, हमारी संवेदनाएं आपके साथ में है, लेकिन ये भी मानिए कि आज भी टूटे मन से ही सही, आप भी क्या कह रही हैं, अंत में आपको पता है ना, वो ही कर सकते हैं, करने वाले वही हैं। तो उम्मीद मत हारिए, हम रास्ते निकालेंगे, जो आपके केस में हमसे बन सकेगा हम लोग कर रहे हैं। और मैंने आपको देखो कागज दिखाए हैं अनामिका, आप हमारे फोन में देख लीजिए, जब मिलेंगे, अभी तो चैनल पे तो मैं खुला नहीं बोल सकता सारी बातें, है ना, जो हमारी कल हुई थी और मॉर्निंग वाली वो सारी चीजें आप डायरेक्ट देखिए। 1 महीने से आपके केस को फॉलो कर रहे हैं, है ना, बहुत सारी चीजें हैं। तो दिल छोटा मत करिए, हिम्मत मत हारिए, हमारी जितनी क्षमताएं हैं आपके केस को उठाया है और आगे भी उठाएंगे। तो बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं स्क्रीन पे देखता हूं, अगर कुछ लोग अंत में कहना चाहें कुछ सवाल तो फटाफट लिख दीजिए। और आजाद विनोद भाई का मैं क्लोजिंग कमेंट यहाँ पे जरूर लेना चाहूंगा। उसके सिवा अनामिका जी, आप चलते चलते अंत में क्या कहना चाहती हैं, क्योंकि आपकी सबसे बड़ी आज की तारीख में मांग एक है जो मैं समझ पाया हूं, नंद नगरी शाहदरा के मैरिज रजिस्ट्रार ब्यूरो ऑफिस से आपको शिकायत है, उन्होंने आपकी अनुमति के बिना, आपकी सहमति के बिना इस शादी को कैंसिल कैसे किया। वहां पे जो वकील है, आपने नाम बताया, भवनेश नाम का वकील है, जिसने 60,000 रुपए लेके शादी करा दी, 1 लाख में कैंसिल करा दी, और आपको ऑफर दिया कि 2 लाख रुपए दो तो आपको भी एक डुप्लीकेट सर्टिफिकेट दे देगा। मेन कल्प्रिट भवनेश नाम का वो वकील है, जो मैं आपकी बात का निचोड़ अभी तक इसमें निकाल पाया हूं कि वही ना, कुल्हाड़ी में लकड़ी का हत्ता ना होता तो लकड़ी के कटने का रास्ता ना होता। तो जो हमारी हिंदू बहनों के साथ में ये सब कुछ हो रहा है, करवाने वाले कहीं ना कहीं हमारे समाज के भी हिंदू लोग हैं, जो उनके लिए सीढ़ियां बनाते हैं, जो उनके लिए रास्ते बनाते हैं जिहादियों के लिए, तो उनके लिए रास्ते बनाते हैं जिहादियों के लिए। तो हाँ सर, पैसे के चक्कर, पैसे के चक्कर में, बिल्कुल सही। मैं बोलूं तो पैसे के चक्कर में, बिल्कुल सही। मैं एक चीज बोलना, बोलिए बोलिए, आप बोलिए विनोद भाई, बोलिए बोलिए, आप बोलिए विनोद भाई, बोलिए। एक चीज बोलना चाह रहा हूँ कि भाई मैं खुद अभी तक के जो केस पकड़े हैं, जो महसूस हुआ है केसों से, मैं उसके माध्यम से एक बात बोलना चाहता हूँ। हम एक स्क्रिप्ट लिख रहे हैं जो बिल्कुल सच्ची है लव जिहाद के ऊपर, और उसको हम वीडियो रूपांतर में जल्दी से जल्दी बनाएंगे और उसमें बताएंगे, और उसमें एक्सपीरियंस उन्हीं के होंगे जैसे अनामिका जी हैं, अभी थोड़े दिन पहले अंजलि, आरती, प्रियंका या पूजा या और लड़कियां जो पकड़ी गई हैं, उनके जो पर्सनल एक्सपीरियंस रहे, उन्हीं पे लेकर हम लोग इस वीडियो को बनाएंगे। और हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें हमारा साथ दें, हमारा सहयोग करें, और इस वीडियो को बनाने में आप जो है संपर्क कर सकते हैं साइबर सिपाही से भी, क्योंकि बगैर साइबर सिपाही पे ही वो पहला वीडियो जारी होगा। क्योंकि मेरी आदत शुरू से रही है, जिसको जितना कमिटमेंट किया है उतना काम जरूर किया है भैया, ज्यादा की तो मेरी भी औकात नहीं। मैंने साइबर सिपाही के लिए पहले ही बोला था कि सबसे पहले अनामिका जी का अगर लाइव होगा, और अनामिका जी को भी मैंने पहले ही बोला था कि 2-3 चैनल हैं उन पर ही होगा। तो मैंने शुभम भाई आपको बोला ही था 1 महीने पहले कि भैया ऐसे ऐसे बात है, और आपने कहा था भाई आपका चैनल है, आप खुद जब दिल करे मेरे को बस आदेश कर दीजिएगा। और रात को 10:30 या 11 बजे कल बात हुई है मेरी शुभम भाई से, और उन्होंने तुरंत तैयारी कर दी। तो बहुत बहुत धन्यवाद साइबर सिपाही टीम का, शुभम भाई का। और अनामिका जी, आपको मैं एक ही चीज बोलना चाहूंगा कि हम लोग सब लोग जितनी हमारी क्षमता है आप लड़िए, हम आपके साथ हैं। लेकिन एक चीज जरूर बोलूंगा कि जो लड़ता है हम उसके साथ खड़े होते हैं, किसी की लड़ाई हम जाकर नहीं लड़ते। आप लड़ेंगे तो हम आपके साथ खड़े हुए हैं। नहीं बिल्कुल मैं इसलिए चाहती हूँ। अनामिका जी निश्चिंत रहिए, और बहुत सारी बातें अब वो हैं जो अभी इस लाइव में नहीं करेंगे, वो आपसे फोन पे संपर्क करते हैं इस लाइव के बाद में विनोद भाई। तो मैं सभी साथियों को बहुत बहुत हाथ जोड़ के आभार व्यक्त करता हूं, आपने इतनी संयम रखते हुए इतने लंबे समय तक धैर्य के साथ में अनामिका बहन की सारी बातें सुनी।
जिन लोगों ने गलती से इस लाइव में अपने यहाँ पे कमेंट बॉक्स में नंबर दे दिए हैं, उनसे निवेदन करूंगा कि प्लीज अपने नंबर्स को डिलीट कर दीजिएगा। अगर किसी बहन ने नंबर दे दिया है तो मेरी बहनों आज तो हाथ जुड़वा लो। देखो ना, एक बहन पहली लव जिहाद का शिकार होके बैठी है ना। तो खुले में नंबर बांटने की गंदी आदत से बचिए। साइबर सिपाही ग्रुप में जुड़ना है तो स्क्रीन पे उसकी डिटेल दी हुई है। और आजाद विनोद भाई, हिंदू आश्रम की टीम जितेंद्र महाराज और मेरी बहन अनामिका, आप सभी को बहुत बहुत आभार। अनामिका बहन, सभी की ओर से इतना कहूंगा, निश्चिंत रहिए, धैर्य रखिए। इस लाइव के बाद में विनोद भाई आपसे संपर्क करके बाकी आगे की कार्यवाही जो होती है, जो जमीन पे करने के काम है। सुदर्शन वाहिनी वो संगठन है, आजाद विनोद उस हिंदू योद्धा का नाम है जो बोलता कम है करता ज्यादा है। जुड़े रहिए। तो बहुत बहुत आभार है। आप लीव स्टूडियो, बहुत बहुत आभार है। आप दोबारा से हर हर महादेव, हर हर महादेव। और मैं सभी से बोलूंगा साइबर सिपाही के YouTube चैनल पर जाकर सब्सक्राइब कर दीजिए और साइबर सिपाही के पेज से ज्यादा लोगों को जोड़िए और खुद भी जुड़िए, क्योंकि अगर आपको जमीनी लेवल पर बात करनी है तो साइबर सिपाही के साथ जरूर जुड़िएगा दोस्तों। हर हर महादेव, जय श्री राम, वंदे मातरम। जय श्री राम, जय श्री राम। अनामिका जी नमस्कार। जय श्री राम। तो साथियों, ये थी वो हिंदू बच्ची, वो हिंदू लड़की। हो जाता है, लेकिन इसको दिखाने का मकसद क्या था? शायद किसी और की आंखें खुल जाए, शायद किसी के आंखों पे बंधी हुई पट्टी उतर जाए। मैं जानता हूं गलती हुई है, गुनाह तो नहीं है। और जो भी हमने यहाँ पे शब्द लिखे, अपशब्द लिखे, मैं आपकी भावनाओं का सम्मान करता हूं। लेकिन मेरे भाइयों, शरीर पे कैंसर हो जाए तो उस क्या करें, काट नहीं सकते ना, इलाज करवाते हैं। तो हमारा परम धर्म है, कोशिश करेंगे घर वापसी हो जाए, अच्छे से हो जाए, एक योग्य वर मिल जाए, पुनर्विवाह हो जाए, शादी हो जाए, सेटल हो जाए, हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में आगे चले और इस बहन की कोख से कोई सनातनी योद्धा पैदा हो। वरना तो इसकी कोख से कोई ना कोई जिहादी पैदा होता है। ये भी तो सोचो, है ना। तो बहुत दिमाग से हमें काम लेना है। आगे कोई अनामिका बनने से बच जाए, ये प्रयास था छोटा सा इस लाइव को लाने का। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। और हाँ, आज एक वीडियो रिलीज हुआ है बॉलीवुड की जया बच्चन के ऊपर यूट्यूब चैनल पे, साइबर सिपाही के यूट्यूब चैनल पे, उसको जरूर देखिएगा। हमने केबीसी खेला है कौन बनेगा करोड़पति जया जी के साथ में, कोटी की चोटी का प्रश्न भी पूछा है। देखते हैं जया जी किस लेवल तक पार कर पाती है। तो यूट्यूब पे जाकर के अभी उस वीडियो को जरूर देख लीजिए। धन्यवाद। जय श्री राम। हर हर महादेव।